कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि 300 साल पहले की बात है जब मॉन्स्टर का हमला अचानक हमारी दुनिया पर हो चुका था। ह्यूमैनिटी उनके सामने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। उनका अंत होने ही वाला था तभी 10 महारथी अपने कॉम्बैट टाइप के प्रोफेशन के साथ और अपने मैजिक यानी किसी भी प्रोफेशन के साथ अवेकन हो चुके थे। वो हमारी ह्यूमैनिटी की रक्षा के लिए उन्होंने मॉन्स्टर के साथ बहुत ही ज़्यादा लंबी देर तक लड़ाई की। बाद में उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी दीवार का निर्माण किया जिससे हम ह्यूमैनिटी की स्थापना फिर से कर सकें और मॉन्स्टर से अब खुद को बचा सकें। बाद में समय भी बीता और इसी के साथ कई सारे लोग फिर से प्रोफेशन का अवेकन करने लगे। जो भी व्यक्ति युवा अवस्था में जाने वाला होता था तभी वो अपने प्रोफेशन का अवेकन करता था। प्रोफेशन बिल्कुल ही अलग-अलग टाइप के होते थे। वो किसी को कमज़ोर तो किसी को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मिलते थे। सीन शिफ्ट होता है और फेंगचुआन सिटी की तरफ जाता है जहाँ पर आज अवेकनिंग सेरेमनी का दिन होता है। वहाँ पर एक कैरेज दिखाई जाती है जिसमें से हमारा मेन कैरेक्टर एमसी नीचे उतरता है जो कि अपने अंकल को थैंक यू बोलता है यहाँ पर उसको लाने के लिए। यहाँ पर मैं कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अवेकनिंग सेरेमनी के लिए नहीं आया है। यहाँ पर वो अपना सामान बेचने के लिए आया है क्योंकि उसने अपना अवेकनिंग सेरेमनी पहले ही कंप्लीट कर दी थी। बाद में हमें उसके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर रैंकिंग बिल्कुल ही अलग प्रकार की होती है। हमने मांगा में देखा था कि ई रैंक से स्टार्ट होती है, यहाँ पर एन रैंक से स्टार्ट होती है और यहाँ पर रैंक कुछ इस प्रकार है कि एन रैंक, आर आर रैंक, एस रैंक, एस आर रैंक और यू आर रैंक। यू आर रैंक यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। वहाँ पर वो चारों तरफ देखता है जहाँ पर उसे 10 मूर्तियाँ दिखाई देती हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो 10 मूर्तियाँ उनकी है जो कि सबसे पहले अवेकन हुए थे और उन्होंने ह्यूमैनिटी की रक्षा की थी। वो सभी लोग वहाँ पर उन मूर्तियों के सामने खड़े रह जाते हैं और वो लोग प्रार्थना करने लगते हैं कि उनका प्रोफेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया निकले। वो आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी उससे सभी लोग एक प्रार्थना सुनाई देती है जहाँ पर कोई लोग कहते हैं कि मिस क्वीन आप बहुत ही ज़्यादा पहले फेमस थी, आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं बहुत ही बढ़िया तरीके का प्रोफेशन अवेकन कर सकूँ। यहाँ पर बहुत ही मेंटालिटी वाली चीज़ देख रहे हो। यहाँ पर वो पहले अवेकन थे लेकिन अभी उसको गॉड का दर्जा दिया जा रहा है। तभी वो एक बंदे को रोक लेता है और उससे पूछता है कि ये सब लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? तभी वो जवाब देता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता? ये सभी लोग उन 10 महानुभावों की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं जो कि पहले हमारे ह्यूमैनिटी की उन्होंने रक्षा की थी। वो लोग सोच रहे हैं कि वो लोग बहुत ही बढ़िया तरीके के प्रोफेशन अवेकन करेंगे। इसी वजह से वो लोग यहाँ पर ये सभी बातें कर रहे हैं। तभी वो अपने माइंड में कहता है कि अच्छा तो ये सब ऐसा है, इसी वजह से सभी लोग ऐसी बातें सब कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अपना बिज़नेस को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तभी आसमान में ब्लू कलर का ब्लास्ट होता है और हमें बताया जाता है कि जल्दी चलो यहाँ पर अवेकनिंग सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ लोग एक पोर्टल के पास खड़े हैं और वो अपने प्रोफेशन को अवेकन करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ लोगों के प्रोफेशन भी हमें दिखाए गए हैं जैसे कि लिन हू, उसका रैंक है आर, ऑक्यूपेशन लेवल उसका 10 है, माना 13। वेंसा एन रैंक ऑक्यूपेशन लेवल 8 माना 8। इस मांगा में ऑक्यूपेशन का मतलब ये है कि वो लोग जो प्रोफेशन अवेकन करते हैं ना उसको ऑक्यूपेशन बोलते हैं यहाँ पर। तभी वहाँ पर गेफे नाम का बंदा आता है जिसका एस रैंक निकलता है। उसका लेवल 34 है, माना 55 है। वो बहुत ही बढ़िया अवेकनिंग सेरेमनी में उसका लेवल आ चुका है। उसका टैलेंट को देखने के बाद वो एमसी के सामने खड़ा बंदा कहता है कि हाँ गैफ है, ये बहुत ही बढ़िया बंदा है, इसका माना मेरे जितना ही है। तभी हमारा एमसी उसके सामने टमाटर रख देता है और कहता है कि इनकेस क्या हो अगर तुम ये टमाटर खा लो और तुम्हारा माना बढ़ जाए। तभी उसकी बातें सुनने के बाद वो कहता है कि क्या माना बढ़ जाएगा? उसकी बातें सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये मेरे उगाए हुए पर्सनल सीक्रेट टमाटर है जिसकी वजह से तुम्हारा माना 5% से बढ़ जाएगा। इसी के साथ मेरे पास और भी वेजिटेबल हैं जिसकी 5 गोल्ड की कीमत है टमाटर की। तभी उसके सामने हमारा एमसी अपना बैग को दिखाता है जहाँ पर बहुत सारे वेजिटेबल्स और फल रखे होते हैं। वहाँ पर हमें दिखाई जाता है कुछ पोटैटो है, खीरा है, स्वीट पोटैटो, टमाटर, ऑरेंज और कुछ नट्स हैं जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं।
जो कि अलग-अलग वेजिटेबल खाने के बाद अलग-अलग इफ़ेक्ट मिलेंगे, ये बात वो बताता है। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद काफ़ी सारे लोग उसके ऊपर ध्यान देते हैं और कई सारे लोग तो ये भी बात करने लगते हैं कि ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा था, ये शायद फ्रॉड भी हो सकता है। उन सभी की बातें सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है, यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें रियल हैं और अगर किसी को पता नहीं चले तो मैं यहाँ पर डेमो देने के लिए भी तैयार हूँ। यहाँ पर सबसे पहला कस्टमर ये है, इसके हाथ में रखा टमाटर ये खाएगा तो इसकी माना बढ़ जाएगी। आप खुद जाकर देख सकते हो। पहला कस्टमर को फ्री ट्रायल मिलता है। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद वो सामने वाला टमाटर पकड़ने वाला बंदा भी कहता है कि हाँ, ट्राई तो करना होगा। इतना कहने के बाद वो उसमें से एक बाइट लेता है, तभी वो उसके अंदर बहुत सारा माना फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मेरा माना तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एमसी को यहाँ पर बिज़नेस करते देखने के बाद वहाँ पर एक सूट बूट पहना हुआ बंदा आता है, जो कि हमारे एमसी से कहता है कि मैंने तुम्हारी बातें पूरी की पूरी सुनी और तुम्हारे फॉलो की पावर को भी देखा। मैं यहाँ पर तुमसे ये कहना चाहूँगा कि मैंने तुम्हारा जैसे टैलेंट को पहले रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाया था, इसी वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर तुम्हारे टैलेंट को देखने के बाद मैं कहता हूँ कि मुझे ये सारे के सारे फल को बेच दो। मैं यहाँ पर सभी के सभी फल का ऑर्डर दे देता हूँ। तो जल्दी करो और ये सारे के सारे सब्जियाँ और फल मुझे बेच दो। तभी उस बंदे की बातें सुनने के बाद सारे के सारे बंदे भड़क जाते हैं और वो कहने लगते हैं, बॉस मुझे 10 दो, मुझे 20 दो। ऐसा करके सभी के सभी स्टॉक खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लोग उससे मांगने लगते हैं। उन सभी भीड़ के कारण हमारा एमसी का सारा सामान बिक जाता है। बाद में हमारा एमसी अपने बारे में सोचते हुए कहता है कि मैं पहले यही सोचता था कि मैं एक किसान की ज़िंदगी ही जीऊँगा। लेकिन तभी मुझे पता चला कि मेरा सारा का सारा टैलेंट मैक्स आउट हो चुका है, जिसकी वजह से मेरे फल और सब्जियों में एट्रीब्यूट आने लगे हैं और वो सभी को बफ देने लगे हैं, जिसकी वजह से उनका माना आदि से बढ़ जाता है। इतना सारा काम खत्म करने के बाद वो वहाँ पर बाहर की ओर बैठा होता है, तभी उसके पास कोई बंदा चलते हुए आता है। तभी हमें पता चलता है कि वो वही बंदा होता है जो कि सूट बूट पहने वहाँ पर हमारे एमसी के पास से सारी की सारी सब्जी को खरीदने वाला था। तभी वो अपने बेचे गए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में सोचता है और कहता है कि चेस्टन पम्पकिन सीड जो कि मैंने 5 गोल्ड में बेचे थे, फ्लावर रेनो डंग जो कि मैंने 60 गोल्ड में बेचा था, शुगर जो कि मैंने 10 गोल्ड में बेचे थे। बाद में कुछ एनर्जी को बढ़ाने वाले पोटैटो जिसका मैंने 257 गोल्ड में बेचा था। और हाँ, ये लो तुम्हारे 10 गोल्ड जो कि मैंने तुम्हारे पहले उधार लिए थे। इतना कहने के बाद हमारा एमसी उसको उसके 10 गोल्ड दे देता है। तभी वो कहता है कि मेरे पास सारे के सारे पैसे खत्म हो गए। मेरे पास हाई क्वालिटी का फर्टिलाइजर खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। अभी हमें पता चला है कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही बढ़िया वाले दोस्त हैं और ये दोनों एक दूसरे को अपने पैसे कमाने के लिए मदद कर रहे थे। बाद में तभी जो आया था ना, तभी तभी वो बंदा हमारे लिनफेन को थैंक यू करते हुए कहता है कि थैंक यू ब्रदर लिनफेन, तुम्हारी वजह से आज मैंने बहुत सारे पैसे कमाए। तुम्हारा स्पिरिट प्लांट इतना ज़्यादा यूज़फुल है तो तुम उससे ज़्यादा ग्रो क्यों नहीं करते? तभी हमें पता चलता है कि हमारा एमसी का नाम लिनफेन है। अब से हम इसे लिनफेन कहकर ही बुलाएंगे। तभी लिनफेन कहता है, अबे चमन इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है कि मैं स्पिरिट प्लांट को ऐसे ही ग्रो कर दूं, वो भी स्पेशल इफेक्ट के साथ। तभी लिनफेंग का दोस्त कहता है कि देखो ना कितनी बुरी बात हो चुकी है यहाँ पर। बचपन में तुम कितने ज़्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन ये देखो ना आज यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। उसकी बातें सुनने के बाद लिनफेंग भी कहता है कि कोई बात नहीं, इस बात को छोड़ो और आंट जाओ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, चलो। अपना दोस्त को उसके घर भेज देने के बाद हमारा लिनफेंग आगे की ओर बढ़ने लगता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अपने माइंड में सोचता है कि वो पहले बहुत ही ज़्यादा जीनियस था। सबको लगता था कि वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और वो बहुत ही बढ़िया वाला प्रोफेशन अवेकन करेगा। लेकिन जब उसने प्रोफेशन अवेकन किया तो वो एक एन रैंक का था, वो भी फार्मर का। इसी वजह से वो सभी लोगों ने उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी फैमिली ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। उसकी मदर भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी और वो उसने कहा था कि मदर को लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नहीं बनोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपनी जान को जोखिम में तो नहीं डाल पाओगे। इतना कहने के बाद उसकी मदर ने भी उसका बहुत ही ज़्यादा साथ दिया था। आखिर इस प्रोफेशन की वजह से मेरी मदर को ज़्यादा चिंता तो नहीं होती है कि उसका बच्चा कभी भी अपनी जान को जोखिम में डालेगा। तभी लिनफेंग के नाक के ऊपर एक पानी की बूंद गिरती है। वो सोचने लगता है कि अभी तो वेदर इतना ज़्यादा क्लीन है, फिर भी कैसे यहाँ पर बारिश होने लगी।
तभी आसमान में से एक बंदा गिरता हुआ दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद लिनफेन हैरान हो जाता है। वो नीचे की ओर बहुत ही जोर से गिरता है। तभी हमें पता चलता है कि शायद वो कोई पुलिस वाला है और उसके पीछे बहुत ही बड़ा वाला क्रिमिनल पड़ा है। वो कहने लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी ऑफिस में और रिपोर्ट करनी पड़ेगी, वरना ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वहाँ पर गिरने के कारण उसका बहुत सारा सामान नीचे की ओर गिर गया था, जिसको वो खंगोल रहा था ताकि वो किसी तरह अपने ऊपर वाले लोगों को मैसेज भेज सके, ताकि वो इस बंदे को रोक सके। तभी उसके पीछे से बहुत ही बड़ा वाला हाथ निकलता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो फिर भी ट्राई करता ही रहता है। मगर वो हाथ उसको पकड़ लेता है और उसको मार देता है, जिसको देखने के बाद हमारा लिन फेंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि तभी उस वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से एक बंदा निकलता है, जो कि लिनफेंग को देखने के बाद वो कहता है कि तुम इतना ज़्यादा घबरा चुके हो कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। फिर हमें पता चलता है कि वो एक नेक्रोमेंसर है, जिसको बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है। शायद उस बंदे ने पहले उसके ऊपर हमला किया होगा, जिसकी वजह से नेक्रोमेंसर बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका था। तभी वो लिनफेंग की ओर देखने लगता है कि वो क्या कर रहा है। तभी हमें पता चलता है लिनफेंग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। वो कह रहा होता है अपने माइंड में कि काम डाउन, ये मुझे नहीं देख सकता, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन तभी वो उसको देख लेता है। तभी वो नेक्रोमेंसर कहता है कि क्या मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा है? इतना कहने के बाद वो अपने हाथ को उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ाने लगता है। तभी वो नेक्रोमेंसर हमारे ये फैन का गला पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे सामने ये जो बंदा गिरा हुआ है, ये फेमस डैन ये है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी का है। ये बहुत ही गंदी तरीके से मारा गया, मगर मैं क्या करना चाहता हूँ तुम्हें पता है? मैं तुम्हारी हड्डियों के साथ उसे फिर से जिंदा करूंगा। उसके गले के पकड़ने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा ऑरा रिलीज कर रहा था, जिसकी वजह से ये फेंग अपने माइंड में सोचता है कि इसका ऑरा कितना ज़्यादा डेंस है। मुझे काम डाउन होना होगा और मुझे सोचना होगा कि मैं यहाँ से कैसे बच सकूँ। तभी उसको अपने साइड में गिरा हुआ एक कुदाल, जो कि एक फार्मिंग टूल है, उसको वो दिखाई देता है। ये फेंग की फार्मिंग एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा मैक्स आउट हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो टूल को कहीं से भी समन कर सकता था। इसकी वजह से वो सामने पड़ा टूल भी उसके हाथ में समन हो जाता है, जो कि थोर की तरह ही है, जो कि हथौड़े को दूर से बुला लेता है। वो हथियार यानी वो कुदाल को अपने हाथों में लेने के बाद ये फेंग बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से उसके हाथों के ऊपर मारना लगता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रिप थोड़ी सी लूज हो जाती है और ये फेंग उसके चंगुल से बच जाता है। जिसको देखने के बाद वो नेक्रोमेंसर भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक नेक्रोमेंसर है और उसकी ग्रिप बहुत ही ज़्यादा टाइट हो सकती है और एक फार्मर उसको ग्रिप से कैसे बाहर निकल सकता है। तभी ये फेंग उस ऑफिसर की गिरी हुई बंदूक को देखता है, जिसको वो उठा लेता है। बाद में वो नेक्रोमेंसर के ऊपर उसको ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ही तगड़ा वाला ब्लास्ट वो नेक्रोमेंसर के ऊपर होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाता है। ये फैंग को अपने ऊपर इस तरह से हमला करते देख वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपना बहुत ही ज़्यादा इंटेंस ऑरा रिलीज करने लगता है। वो ये फैंग की ओर आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश भी कैसे की? इतना कहने के बाद वो उसके तरफ बहुत ही गुस्से भरी नज़रों से देखने लगता है। वो अपने पोर्टल को भी ओपन कर लेता है, जिसकी वजह से वो ये फैंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हमला कर सके। अचानक इतना ऑरा रिलीज करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि नेक्रोमेंसर के ऊपर पहले भी हमला हो चुका था। बाद में ये फेंग ने भी उसके ऊपर गन से बहुत ही तगड़ा वाला हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका था। वो सोचता है कि ये सब क्या हो चुका है यहाँ पर। तभी वो अपने माइंड में सोचता है कि मुझे अभी बॉडी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो नेक्रोमेंसर है। इसकी वजह से वो किसी की भी बॉडी को एक्वायर कर सकता है। इसकी वजह से वो उसे लगता है कि ये फार्मर तो है, लेकिन कितनी ज़्यादा ट्रेस बात है, अब मुझे इसकी बॉडी को एक्वायर करना होगा। इतना कहने के बाद वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है हमारे ये फैंग की बॉडी को कब्जा करने के लिए। तभी वो ये फेंग के बॉडी से बहुत ही तेज़ी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्लैक स्मोक हो जाता है। बाद में ये फेंग के माइंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये फेंग के पीछे वो नेक्रोमेंसर भी आ चुका होता है। वो ये फेंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा-बुरा सुनाने लगता है कि मैं अब तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूँगा, ये वो। लेकिन तभी ये फेंग की तरफ देखते हैं कि ये फेंग वहाँ पर उसकी बातें सुनने के बाद हँस रहा होता है। तभी ये फेंग अपने माइंड में सोचता है कि मुझे लगता है कि लक मेरे साइड पे नहीं है। और इतना कहने के बाद वो नीचे गिर जाता है और साइड में पड़े हुए स्पेयर के टुकड़े को, यानी कि शायद वो डैगर है, उसको उठा लेता है, जिसको देखने के बाद
हमारा वो नेक्रोमांसर कहता है कि तुम क्या करना क्या चाहते हो, तभी हमारा ये फैंग बहुत ही ज्यादा तेजी से अपने पेट की और वो डैगर को बढ़ा देता है और पेट के अंदर घोप देता है। तभी ये फैंग उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा और मैं तुम्हें अपनी बॉडी ऐसे ही दे दूंगा, मगर मैं तुम्हें गलत काम अपनी बॉडी में तो बिल्कुल नहीं करने दूंगा। इसकी वजह से वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो वहां पर मरने की कोशिश करता है और वो वहां पर सो जाता है। मगर तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, उसके चारों तरफ बहुत ही ज्यादा नेक्रोमेंसर का ऑरा रिलीज होने लगा था। उसके पेट के पास जो घाव हुआ था ना, उसके पास उसकी छाती की ओर देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि उसकी छाती के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जिसको देखने के बाद वो नेक्रोमेंसर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो गोल्डन एनर्जी नेक्रोमेंसर की तरफ आगे बढ़ने लगती है। नेक्रोमेंसर को वो चारों तरफ से पकड़ लेती है और वो उसको इतनी ज़्यादा लपेटती है कि वो दिखना ही बंद हो जाता है। नेक्रोमेंसर उससे छूटने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन वो छूट नहीं पाता और वहाँ पर बहुत ही बड़ा वाला ब्लास्ट हो जाता है उसके माइंड में। तभी वहाँ पर एक सिस्टम विंडो ओपन होती है वो नेक्रोमेंसर के मरने के बाद। तभी उसमें कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा होता है और वहाँ पर उसको बताया जाता है कि उसने एक नए टैलेंट को अवेकन कर लिया है, नेक्रोमेंसर का। तभी एफेंग की आंखें खुल जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि मैं क्या अभी भी जिंदा हूँ, क्या सच में मैं अभी भी अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ। शायद वो बंदा मेरी बॉडी को कंट्रोल करने में फेल हो चुका था। तभी वो अपने सामने एक पर्पल एनर्जी को देखता है, जहाँ पर वो सिस्टम विंडो ओपन होती है और वो उसके बारे में सभी के सभी जानकारी हमारे ये फैंग को दे देती है। तभी सिस्टम विंडो में लिनफेंग के बारे में सारी की सारी जानकारी हमें देखते हैं कि सिस्टम विंडो में उसकी स्ट्रेंथ 300 है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन 300 है, उसकी एजिलिटी 100 है, माना 10 है, स्पिरिट 100 है और लक 300 है। उसकी फार्मिंग स्किल को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके बारे में आप तो देख सकते हैं पॉज करके। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है और लास्ट में लिखा होता है माई कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर नंबर 2। यहाँ पर एक नोटिस वाली बात है कि मैं यहाँ पर बातों को थोड़ा सा कम एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको मज़ा आ सके और मेरे को कॉपीराइट क्लेम भी ना पड़ सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। ये वीडियो वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर लिंगफेंग और वो नेक्रोमेंसर के बीच में फाइटिंग हुई थी। लिनफेंग ने नेक्रोमेंसर को मार दिया था। बाद में यहाँ पर लिनफेंग को एक नया सिस्टम विंडो मिला था, जहाँ पर वो नेक्रोमेंसर क्लास की भी एबिलिटी को यूज़ कर सकता था और फार्मिंग की एबिलिटी को भी यूज़ कर सकता था। यहाँ पर ये फैंग का सिस्टम विंडो भी बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका था नेक्रोमेंसर की क्लास मिलने के बाद। यहाँ पर उसका ऑक्यूपेशन स्पिरिट फार्म लोड हो चुका है, वो भी यूनिक ग्रेड का। यहाँ पर उसका लेवल 1 हो चुका है क्योंकि वो रीसेट हो चुका है। फिर भी हमें दिखाया जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ 300 है, कॉन्स्टिट्यूशन 300 है, एजिलिटी 100 है, माना 110 है और यहाँ पर दूसरी चीज़ लिखी है लक आदि। ये आप देख सकते हो। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा वरना मुझे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। लिनफेंग ये देखने के बाद हैरान हो चुका था कि उसका लेवल फिर से रीसेट होकर 1 हो चुका है। बाद में उसकी फार्मिंग स्किल को देखता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी फार्मिंग स्किल अभी भी उतनी है जितनी वो मैक्स लेवल पर हो जाने के बाद थी। वो अपने ही आप में बड़बड़ाते हुए कहता है कि हाँ, मैंने उस बंदे को मार दिया, उसकी वजह से मैंने अपने सोल की पावर और माना को भी बढ़ा लिया है और हाँ, साथ ही में मेरा लेवल भी 1 हो चुका है। तो क्या मेरी मैक्स लेवल की स्किल होने के बावजूद भी मैं क्या उसको आगे बढ़ा सकता हूँ? शायद मैं अपने आप को और भी ज़्यादा ताकतवर बना सकता हूँ। तभी ये फैंग अपने सिस्टम विंडो में देखता है, जहाँ पर उसे कुछ स्किल दिखाई देती है। वहाँ पर वो अनडेड समनिंग की स्किल देखता है, जिसको देखने के बाद वो कहता है कि ये मत मुझे अब कहना कि मैं अनडेड को समन कर सकता हूँ, वो भी इस बंदे के जिसको मैंने अभी भी मारा है। तभी वो अपने हाथों में ग्रीन कलर का फार्मिंग और रिलीज करता है, जो कि बहुत ही शांत और जेंटल है। बाद में वो अपने दूसरे हाथ में नेक्रोमेंसर का ऑरा रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अनफेमिलियर और वाइड ऑरा है। उन दोनों को वो मिक्स करने की कोशिश करता है और उसे पता लगता है कि ये दोनों ऑरा आपस में मिक्स हो रहे हैं। तभी वो अपनी आंखों को बंद करता है और वो अपने ऑक्यूपेशन के बारे में सोचता है कि उसने इसको एक बार नहीं किया, लेकिन उसको ये दूसरा ऑक्यूपेशन मिला है, जिसकी वजह से वो अपना फार्मिंग स्किल को भी इस्तेमाल कर सकता है और नेक्रोमेंसर का स्किल को भी एक्वायर कर सकता है। वो नेक्रोमेंसर का स्किल के बारे में सोचता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसने 10 महारथियों के जो लेजेंडरी स्किल थे उसको एक्वायर किया है, वो भी उस बंदे की वजह से जो कि नेक्रोमेंसर था और येचुआन के ऊपर हमला कर दिया था। येचुआन नहीं, ये फेंग, सॉरी।
वो उस नेक्रोमेंसर की बॉडी को देखता है जहाँ पर वो उसको लगता है कि नेक्रोमेंसर अभी भी नहीं मरा और उसकी वजह से वो थोड़ा-सा पीछे हट जाता है और वो थोड़ा-सा सावधानी बरतता है। तभी वो अपने हाथों में देखता है कि बहुत ही ज़्यादा ऑरा अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। उसे लगता है कि इसकी वजह से वो नेक्रोमेंसर अभी भी उसकी बॉडी में ज़िंदा है और वो उसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर सकता है। इसकी वजह से उसे अभी भी नेक्रोमेंसर की बॉडी को टैम करना होगा ताकि वो उसकी बॉडी के ऊपर हमला ना कर सके और उसकी बॉडी को कब्जा ना कर सके। वो अपने पावर के बारे में सोचता है और उसके हाथों में रखे फ्लक्चुएशन होते हुए ऑरा को देखता है। वो सोचता है कि मैं इसको काबू नहीं कर पाया तो वो बंदा मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा भी कर लेगा और मेरी सारी स्किल को भी बर्बाद कर देगा। वो अपने शरीर में से आती गोल्डन लाइट को देखता है और वो कहता है कि और ये गोल्डन लाइट ये भी बहुत ही ज़्यादा परेशानीजनक है कि ये बिल्कुल मिट्टी की तरह है। तभी वो अंडन समनिंग का रिचुअल स्टार्ट करता है जिसकी वजह से उसके पीछे बहुत ही बड़ा वाला सर्कल आ जाता है और सामने पड़ी पुलिसमैन और नेक्रोमेंसर की बॉडी को वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से वो उन दोनों की बॉडी के आसपास के पत्थर भी उड़ने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों अनडेड समन हो जाते हैं। पहले का नाम है यूए जो कि एक सेज है और दूसरे का नाम है जियाओ है जो कि एक हाउंड है। हाउंड यानी अनडेड वाला कुत्ता। तभी वो इन सब बातों को छोड़ने के बाद कुछ अपने माइंड में सोचता है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ और हंगामा हो चुका है तो यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा अफसर या टीम आने वाली होगी जो कि मेरे ऊपर मुझे देखने के बाद मेरे ऊपर कार्यवाही भी कर सकती है जिसकी वजह से मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। शायद वो मुझे देख लें और मेरे से पूछताछ भी करे तो उनको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मैं एक फार्मिंग स्किल वाला हूँ। उसकी वजह से वो मुझे छोड़ देंगे। लेकिन जब भी उसको पता चल जाएगी कि मैं एक नेक्रोमेंसर भी साथ ही में मेरे पास एक नई स्किल आ चुकी है तब वो मेरे को नहीं छोड़ेंगे और मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा मुसीबत भी आ सकती है। साथ ही में मुझे एक जगह पर भी जाना होगा जहाँ पर मैं अपने इन दोनों की नई पावर को यूज़ कर सकूँ। यहाँ पर एक दिन बीत चुका है और ये फैंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए अपने फादर के एरिया में आ चुका होता है जो कि एक फार्म है। वहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्टर को भी दिखाया जाता है जो कि एक अपनी न्यूज़ को रिपोर्ट करता है और वो कहता है कि आज यहाँ पर एक एग्रीकल्चर टीचर्स डे का बर्थडे है। तभी ये फेंग अपने हाथों में एक पौधे को उठाता है और वो अपने माइंड में सोचता है कि मेरी एक नेक्रोमेंसन की स्किल की वजह से ये पौधा बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से एक्सपेक्टेड हो जाता है और अपने आप को कुछ और ही चीज़ में डाल देता है। इसी प्रकार से ये फंग के इस पौधे में बहुत ही ज़्यादा जेनेटिक म्यूटेशन होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक पत्ता गोभी बन जाती है, जो कि एक आम पत्ता गोभी से बहुत ही ज़्यादा अलग रही लग रही होती है और उसमें से बहुत ही ज़्यादा डेमोनिक ऑरा भी रिलीज़ हो रहा होता है। साथ ही में हम देखते हैं कि उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा टेंटिकल निकलते हैं, जो कि एक चिड़िया को आसमान में उड़ रही थी, उसको बहुत ही आसानी से पकड़ लेते हैं और उसको खा जाते हैं। ये सब अपनी आँखों के सामने देखने के बाद ये फेंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि साला ये क्या हो चुका है यहाँ पर मेरे सामने। इसके बाद वो ये फेंग अपने हाथों से गड्ढा खोदता है और वो अपने करतूत को छुपाने के लिए एक बहुत ही बड़ा गड्ढा खोदने के बाद उसमें पोटली बांध कर रख देता है उस कैबेज को। और वो सोचता है कि उसे लगता है कि अगर इस चीज़ को कोई और देख लेता तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी की चीज़ हो सकती थी। दूसरों को तो यही लगेगा कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर का हमला हो चुका है जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसे इस तरीके के मॉन्स्टर यहाँ पर आ चुके हैं। ये सब सोचने के बाद ये फैंग अपने आप को संभालता है और उस पौधे को गाड़ देता है वहीं पर और अपने घर आ जाता है। यहाँ पर ये फैंग के माइंड की बात बताई जाती है कि जब वो टीवी के सामने बैठकर न्यूज़ को देख रहा था तब उसे पता चला था कि वो जिस नेक्रोमेंसर के बारे में बात कर रहा था वो बहुत ही ज़्यादा वांटेड लिस्ट में शामिल हो चुका है। उसके बारे में कोई भी जानकारी देगा तो उसको बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह जहाँ पर वो खेती या बाड़ी कुछ भी कर सकते हैं। की बातें सारी सुनने के बाद ये फैंग अपने माइंड में कहता है कि अनएक्सपेक्टेडली ये नेक्रोमेंसर की बातें बहुत ही ज़्यादा फैल चुकी है जो कि कल यहाँ पर हादसा हुआ था। इस पावर के बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए लेकिन वरना मेरे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत की बात हो सकती है। तभी वो अपने नेक्रोमेंसर की पावर को हाइड कैसे कर सके उसके बारे में वो सोच ही रहा होता है तो भी उसको याद आता है कि अनडेड को वो अपने सर्वेंट बनाकर भी रख सकता है क्योंकि वो उसका जो वो फार्मिंग लॉर्ड का टाइटल है उसकी वजह से उसके कुछ सर्वेंट होना था बावजूद लाज़मी सी बात है कि ये उसके पास कोई ना कोई सर्वेंट तो होंगे ही ना। अभी वो फिर से डिसाइड कर लेता है कि वो सभी को यही बताएगा कि उसके जो वो सर्वेंट है वो उसके फार्मिंग सर्वेंट है जिसकी वजह से वो खेती करने में उसको मदद मिल सके।
और मेरा टाइटल भी यही है कि मैं एक फार्म लॉर्ड हूँ। तभी वो कहता है कि फार्म लॉर्ड के पास तो कुछ सर्वेंट होना लाजमी सी बात है, कि ये बिल्कुल सही बात है कि उसके पास कुछ ना कुछ सर्वेंट तो होंगे ही, ताकि वो अपनी खेती को आगे बढ़ा सके। तभी वो टीवी देख ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक ऐसी चैनल आती है जहाँ पर उसे अपने लिए बहुत ही अच्छी चीज दिखाई देती है। वहां पर एक गिल्ड है जो कि अपने गिल्ड के मेंबर को बढ़ाने के लिए उसको रिक्रूट कर रही है। वहां पर उसे एक टेस्ट देना होगा जहां पर वो अगर पास हो गया तो उसको सब्सिडी भी मिलेगी, और उसे अपने लिए खेती करने के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक जमीन भी मिलेगी। उसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था, और उसे पता चलता है कि स्टूडेंट की ग्रोथ के लिए वहां पर हाई फार्म क्वालिटी को भी बढ़ाया गया है, जहां पर उसे बहुत सारे सीड्स भी मिलेंगे, जिसकी वजह से वो बहुत सारे सब्जियों को ग्रो कर सकता है। तभी वो न्यूज़ के बारे में सोचते हुए और अपने बारे में सोचते हुए कहता है कि एकेडमी लैंड मिलना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज और सुरक्षित होगा। साथ ही में मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज भी मिलेंगे, और मेरे नौकरी का होना ये बहुत ही बड़ी मुसीबत की बात हो सकती है। शायद मैं इसको रोकने में असंभव हो सकूं, क्योंकि मेरा स्पिरिट फार्म लॉर्ड का जो टाइटल है उसकी वजह से मैं एक आउटसाइडर बन के भी रह सकता हूं, जिसकी वजह से मुझे कोई भी नुकसान या परेशानी मुझे नहीं आ सकती। तभी वहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रजिस्ट्रेशन का प्लाजा होता है। वहां पर हमारा ये फैंग वहां पर पहुंच चुका होता है। वहां पर रजिस्ट्रेशन करने वाले बंदे उससे उसका नाम, उसकी उम्र, उसका अवेकनिंग ऑक्यूपेशन और उसका लेवल पूछते हैं। तभी ये फेंग उसका नाम बोलता है, मेरा नाम ये फेंग है, मैं 18 साल का हूँ, और मेरा ऑक्यूपेशन द स्पिरिट फार्म लॉर्ड है, और उसका लेवल 1 है। तभी ये फेंग की रिपेट पढ़ते हुए वो बंदा कहता है कि स्पिरिट फार्म लॉर्ड, इसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। एक और नॉन कॉम्बैट टाइप का ऑक्यूपेशन वाला बंदा जो कि मुझसे ब्लफ करने की कोशिश कर रहा है। चलो अपना ऑरा को रिलीज करो। ये फेंग अपना जेंटल और प्यारा ऑरा रिलीज करता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। उसको ऑरा को देखने के बाद वो बंदा कहता है कि हाँ, एक और नया घटिया ट्रेस ऑरा रिलीज करने वाला बंदा यहाँ पर आ चुका है। मेरा टाइम वेस्ट मत करो और खुद का भी वेस्ट मत करो, यहाँ से चला जाओ, और नेक्स्ट पर्सन को बुलाता है। ये फेंग की इस तरीके की बेइज्जती होते देख ये फेंग के पीछे खड़े लड़के भी उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं, और हिलेरियस तरीके से उसके लेवल और उसके बारे में विभिन्न प्रकार की गलत गलत बातें करने लगते हैं। ये सब देखने के बाद ये फेंग को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। इंस्ट्रक्टर से वो कहता है कि इंस्ट्रक्टर ली, आप मेरे ऑक्यूपेशन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि वो एक प्रकार का वेरिएंट है जिसमें मेरी नींव बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। आपको एक मौका तो मुझे देना ही होगा ताकि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं। ये फैंगो अपने सामने इस तरीके से बोलता है देखने के बाद इंस्ट्रक्टर भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है सॉलिड फंडामेंटल। फंडामेंटल यानी तुम कहना क्या चाहते हो? लेवल 1 का आदमी मुझे सिखाएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ? सिक्योरिटी, इसको बाहर निकालो और इसको बाहर जाकर फेंक दो। ये फेंग उसके सामने एक एडमिशन लेटर रखता है और वो कहता है कि एडमिशन गिल्ड के हिसाब से कहा गया है कि यहाँ पर ऑक्यूपेशन किसी भी तरीके का हो, लेकिन उसका टेस्ट लेना जरूरी है, वो भी बिल्कुल ही केयरफुली, और ऐसा ना हो तो मैं रिपोर्ट करने के लिए बिल्कुल ही सक्षम हूँ। अभी वो अपना फ़ोन निकालता है और सुपरवाइजर बेरू को फ़ोन करता है, और वो कहता है कि क्या मेरी बात सुपरवाइजर बेरू से हो सकती है? यहाँ पर एक टीचर है जो कि मुझे एग्ज़ाम एकेडमी में एग्ज़ाम देने के लिए मना कर रहा है, और वो मेरे साथ बदसलूकी भी कर रहा है। अभी इंस्ट्रक्टर अचानक से ये फैंक के पास सामने आ जाता है, और उसका फ़ोन छीनने के बाद वहाँ पर उससे कहने लगता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में रिपोर्ट करने की? मैं ये बिल्कुल ही बिलीव नहीं कर सकता कि एक लेवल 1 का फार्मर जो कि एक टेस्ट को पार करने में इतना ज़्यादा सक्षम हो सकता है। मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। तभी उसकी सारी बातें सुनने के बाद आजू बाजू के लोग भी बहुत ही ज्यादा गपशप करने लगते हैं, और वो इंस्ट्रक्टर फिर से कहता है कि मैं देखता हूँ कि तुम कैसे एग्जाम को पार कर सकते हो। अगर तुम एग्जाम में पार नहीं कर पाए तो अपना मुंह रगड़ते हुए यहाँ से निकल जाना। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग बाहर निकल चुके होते हैं। सामने की ओर दिखाया जाता है कि एक एग्जामिनेशन के लिए वहां पर बहुत सारी भीड़ जमा होती है। वहां पर 2 पोर्टल होते हैं। तभी एग्जामिनेशन के लिए वो बंदा फिर से कहता है ये फेंग से कि बच्चे अभी भी ज्यादा देर नहीं हुए है, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन ये फेंग मना करते हुए वहां पर से निकल जाता है और पोर्टल में चले जाता है, जहाँ पर वो पोर्टल में से अंदर घुसने के बाद बहुत ही ज्यादा जंप मारते हुए वो
अंदर की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी एच-1 वहाँ पर रुक जाता है और वो कुछ अपने माइंड में सोचने लगता है। वो सोचता है कि अब मौका आ चुका है यहाँ पर मैजिकल हॉर्न रैबिट को ढूँढने का और उसे खत्म करने का। मुझे पता है कि आप लोगों को इस तरीके से एक्सप्लेन सुनने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा नहीं आता, तो मैं थोड़ा सा फन देकर टेक्सचर ऐड करके आपको थोड़ा सा फन दिखाना चाहता हूँ, जो कि आप देखने के बाद कमेंट जरूर करना कि ये आपको पसंद आया कि नहीं। हम देखते हैं कि ये फेंग ने वहां पर अपने ज्यादा ही दादाजी की जड़ी बूटी को निकाल दिया होता है। उसके बैग में बहुत ही ज्यादा भरपूर मात्रा में कैरेट यानी बोले तो गाजर की समूह खेती को उगाने के बाद वो यहाँ पर लेकर आ चुका है खरगोशों को पकड़ने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके द्वारा जमीन के ऊपर बहुत सारे खरगोशों को पकड़ने के लिए गाजर को बिछा दिया गया है। वहां पर एक बहुत ही प्यारा सा नाजुक सा नमणीय बोले तो एकदम क्यूट वाला रैबिट आ चुका होता है गाजर खाने के लिए। लेकिन वहां पर निर्दय हमारे लीफेंग के द्वारा बहुत ही गंदी तरीके से उस रैबिट को मार दिया जाता है अपने दोनों अंडे के द्वारा। तभी वो अपने अंडे से कहता है कि लोंडो तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, तो कृपा करके मेरे लिए बहुत सारे रैबिट का शिकार करके मेरे सामने लेकर आओ, ताकि अपना भाई रोला जमा सके उस साले कमीने के ऊपर। ये फैंग कहता है बाद में कि तुम जितना चाहो उतना रैबिट को मार डालो, बाद में मेरे पास उसको जमा करने के लिए ले आओ। इसकी बातें सुनने के बाद ही दोनों अनडेड वहां से छूमंतर हो जाते हैं। नेक्रोमेंसर अनडेड की तरफ जाता है जहां पर वो अपनी स्वॉर्ड से बहुत सारा रैबिट को मार देता है। बाद में वो प्रिस्ट यानी वो पुलिसमैन वाले अनडेड के पास जाता है जहां पर वो अपने मैजिक स्किल का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी बॉल को बना देता है और उसके बाद उसको मारने के बाद वो येफेंग के पास लेकर आ जाता है। वो दोनों की इस तरीके के पावर देखने के बाद येफेंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि इन दोनों के पावर देखने के बाद मैं खुद ही शौक हूँ कि ये दोनों लेवल 1 पर होने के बाद भी कितने ज्यादा पावरफुल हैं। इस इंस्ट्रक्टर अपनी घंटी को बजा देता है, गलत मत समझना, घंटी को बजा देता है। बाद में सभी लोगों को बुला लिया जाता है और वो अपने इंस्ट्रक्टर के द्वारा बताया जाता है कि सभी लोग अपने अपने रैबिट को मेरे सामने रखो ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम पास हुए हो या फेल। इतना सुनने के बाद सभी लोग अपने अपने रैबिट को दिखाने लगते हैं। कुछ लोग दो तीन रैबिट को दिखाता है, उसकी वजह से इंस्ट्रक्टर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम सभी लोग फेल हो चुके हो। तभी वहां पर एक बंदा आता है जिसके पास 4 रैबिट होते हैं और वो बंदा इंस्ट्रक्टर से कहता है क्या मैं पास हो चुका। इंस्ट्रक्टर उसके 4 रैबिट को देखने के बाद वो कहता है कि बच्चे ऑब्वियसली तुम पास हो चुके हो, वरना यहाँ पर तो कुछ लोग अपनी अपनी बड़ाई करने के बाद अपने टैलेंट को हायर दिखाने के बाद कहते हैं कि क्या मैं पास हो सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो ऑब्वियस सी बात है, वो इंस्ट्रक्टर येफेंग को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से ह्यूमिलेट करने के बारे में सोच रखता है। तो यहाँ पर येफेंग के बारे आते हैं। यहाँ पर येफेंग को अपने हाथ में कुछ ना रखते हुए देखने के बाद वो बंदा येफेंग को कहता है कि ट्रेस कचरे, मैं तुमसे बेट लगाता हूँ कि यहाँ पर तुमने एक भी रेबिट को हार्वेस्ट नहीं किया होगा, यानी कि एक भी रेबिट को हमला करके उसको पकड़ा नहीं होगा। यहाँ पर एक डायलॉग तो नहीं लिखा है लेकिन मैं ऐड कर देता हूँ, बेटे अभी रुक जरा तेरे को दिखाता हूँ औकात किसे कहते हैं। इतना कहने के बाद वो अपना मैजिक सर्कल को ओपन कर लेता है, उसमें से ढेरों सारे बहुत सारे रेबिट बाहर निकल जाते हैं जिसके नीचे वो दोनों दब भी जाते हैं। उसको देखने के बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसकी आंखें और मुंह चौंधिया जाता है। वेफन कहता है कि मैं यहाँ पर 500 रेबिट लेकर आ चुका हूँ, क्या तुम इससे गिनना चाहते हो। उसकी बातें सुनने के बाद वो इंस्ट्रक्टर भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि 500 500 रेबिट, तुमने यहाँ पक्का चीटिंग की होगी तभी जाकर तुम इतने ज्यादा रेबिट ला चुके हो यहाँ पर। तभी वहां पर अकेडमी का डायरेक्टर आ जाता है और वो कहता है कि इनफ हो चुका है यहाँ पर, तुम अपनी उम्र को तो देखो और तुम एक बच्चे को परेशान कर रहे हो जो कि यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आया है। डायरेक्टर आप यहाँ पर कैसे आ चुके हैं, ऐसा वो इंस्ट्रक्टर कहता है। तभी उसकी बातें सुनने के बाद डायरेक्टर कहता है अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो मेरे सारे के सारे पालतू रेबिट को कोई मार देता जिसके पास एक प्रोफेशन भी नहीं है। डायरेक्टर ये फंग से कहता है कि बच्चे बधाई हो, तुम पास हो चुके हो, चलो मिठाई बटाओ। ये बात सुनने के बाद ये फंग भी कहता है कि डायरेक्टर आपकी इतनी ज्यादा काइंडनेस और सत्यवादिता के लिए मैं आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। ये सुनने के बाद डायरेक्टर कहता है रुको जरा, मैंने तुम्हें कहीं देखा होगा, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा फेमिलियर फीलिंग दे रहे हो, समझ रहे हो। ये सुनने के बाद ये फैंकी फट जाता है उसके सामने। उसे लगता है कि उसकी मौत खड़ी है और वो सोचता है कि क्या मेरा सीक्रेट यहाँ पर एक्सपोज हो गया। लेट्स गेट स्टार्टेड।
तभी प्रोफेसर कहता है, बच्चे तुम्हारा प्रोफेसर लिनये के साथ क्या रिलेशन है? तभी लिनफेंग कहता है अपने माइंड में, हाँ बच गया, शायद प्रोफेसर को पता नहीं चला कि मैं ही था जिसने नेक्रोमेंसन का प्रोफेसर को इस्तेमाल किया था। शायद इनको कुछ भी नहीं पता चला अभी भी। तभी लिनफेंग हंसते हुए कहता है कि लिनये मेरा फादर है, क्या आप उनको जानते हैं? तभी प्रोफेसर उसकी बातें सुनने के बाद हंसते हुए कहते हैं कि अच्छा, तो तुम मेरे पुराने दोस्त लिन ये के बारे में बात कर रहे हो, तुम उसके बच्चे हो। हाँ, तो तुम यहाँ पर एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए आए हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हारे अंकल के पास बहुत सारी पावर है, तुम बोलो तो सही, तुम्हें यहाँ पर कोई भी परेशानी हो रही हो तो तुम्हें मैं सॉल्व करने में उसमें मदद कर सकता हूँ। उन सभी की बातों के बीच में वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि एक इंस्ट्रक्टर होती है। वो कहते हैं, डायरेक्टर आप यहाँ पर ये सब क्या बातें कर रहे हैं? आप लोगों को सभी लोग बच्चे देख रहे हैं। तभी उसकी बातें सुनने के बाद डायरेक्टर भी उनकी तरफ देखता है जहाँ पर ये फैंग की जब वहाँ पर परेशानी में था, तब ये सभी लोग उसके ऊपर तंज कस रहे थे। तंज यानी बहुत ही ज़्यादा गंदी बातें कर रहे थे उसके बारे में। तभी डायरेक्टर ये फैंग से कहता है कि एनीवेज अंकल के पास तो कुछ बिजनेस है, इसकी वजह से अंकल को यहाँ से जाना होगा, लेकिन जब तुम अकेडमी में एनरोलमेंट हो जाएगा तुम्हारा, तब मैं अंकल तुम्हें यहाँ पर अकेडमी के बारे में कुछ सिखाएंगे और तुम्हें यहाँ पर घुमाएंगे भी। तभी डायरेक्टर वहां से हवा में गायब होते हुए एच फैंग को बाय करते हुए वहां से निकल जाते हैं। तभी ये फैंग अपने माइंड में सोचता है कि ये डायरेक्टर मुझे क्यों इतनी ज्यादा अजीब फीलिंग दे रहा है? क्या इसको पता नहीं चला कि मैं भी एक नेक्रोमेंसर हूँ? तभी वहां पर वो इंस्ट्रक्टर लेडी आती है और वो कहती है कि सभी बच्चों ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो भी लोग पास हो चुके हैं वो मेरे पीछे आए और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करें, और जो भी यहाँ पर नहीं पास हुए वो लोग चिंता मत कीजिए, आपको दूसरा मौका भी मिलेगा आगे जाकर, जब आप इसको पास करने के बाद नेक्स्ट एग्जाम में आ जाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोनविल डिवीजन इन्वेस्टिगेशन रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर बैठे होते हैं, यानी कि पुलिस समझ सकते हो यहाँ का। तभी वहां पर एक इंस्ट्रक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है वही नेक्रोमेंसर वाले केस के ऊपर। तभी वो अपने माइंड में सोचता है कि डैन और जिया दोनों एक साथ कैसे डिसअपेयर हो सकते हैं। मुझे लगता है कि डैन ने कोई ऐसा सीक्रेट डिस्कवर कर लिया होगा जिसकी वजह से जियाओ ने उसे पकड़ लिया, और इसी बीच में वो दोनों एक साथ गायब हो चुके हैं। मुझे इसका इन्वेस्टिगेशन करना ही होगा। तभी वो इन्वेस्टिगेटर सभी से कहता है कि मुझे लगता है कि उन दोनों का अंड बातचीत के बाद नहीं हुआ है, वहां पर कुछ ना कुछ हुआ होगा। मुझे लगता है कि उनके पीछे भी कोई और हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पर यह हादसा हो चुका है। यहाँ पर जियाव के पीछे कोई ना कोई होगा जिसने जियाव का इनहेरिटेंस टैलेंट को अवेकन कर लिया होगा, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। तभी वो इंस्ट्रक्टर सभी से कहता है चिल्ला कर कि बिल्कुल सही, मैंने ढूंढ लिया, मैंने यहाँ पर ये ढूंढा है कि हम सभी नेक्रोमेंसर टैलेंट वालों बंदों को एक साथ पकड़ लेंगे, बाद में हमको पता चल जाएगा, सच यहाँ पर सबसे बाहर आ जाएगा कि आखिरकार यहाँ पर मैटर हुआ क्या है। वहाँ पर एक दूसरा इन्वेस्टिगेटर कहता है, टूका बस करो, यहाँ पर ऐसी बचकानी बातें करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्रेडिट चाहिए, लेकिन ऐसी बातें करना तो बंद करो। तभी हमें पता चलता है कि इस इन्वेस्टिगेटर का नाम टोका है। वो कहता है कि तुम सभी लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं ना, ये मैंने सच कहा ना, लेकिन रुको, तुम इंतजार करो, मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करूंगा और मैं सबूत को खोज के निकालूंगा। तभी वहां पर टोका गुस्सा करने के बाद वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर खड़ी एक लेडी इंस्ट्रक्टर कहती है कि क्या हमें इसको रोकना नहीं चाहिए, आखिरकार वो ड्यूक का एक आदमी है। उन दोनों की बातों को रोकते हुए वहां पर डायरेक्टर की एंट्री होती है। डायरेक्टर उन सभी से कहता है कि ऊपर से ऑर्डर दिए गए हैं कि यहाँ पर हेजिया जहां पर भी देखे उनको इंस्टेंट मार दिया जाए। तभी वहां पर जो इंस्ट्रक्टर दूसरा बैठा हुआ था मेल, वो कहता है डायरेक्टर क्या हो अगर हेजिया पहले से ही मर चुका हो। उसकी बातों का जवाब देता हुआ डायरेक्टर कहता है कि अगर उसने अपनी आइडेंटिटी पहले से ही चेंज कर ली तो वॉटेवर जो भी कोई हो, सामने कोई भी नेक्रोमेंसर एबिलिटी का इस्तेमाल करे, स्किल का इस्तेमाल करता है, उसको मार दो। यही ऊपर से ऑर्डर आया है, क्या तुम लोग सभी लोग समझ चुके हैं यहाँ पर? डायरेक्टर की ऐसी बातें सुनने के बाद मुझे यही लगता है, ये फैंग तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तो ये डायरेक्टर ही है जो कि तेरे एल लगाने के पीछे पड़ा हुआ है। उनकी बातों से ध्यान बढ़ता है और हमें दिखाई जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी का रीटेस्ट मिशन हॉल। तभी वहां पर स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो पिंक हेयर वाली इंस्ट्रक्टर आती हैं जो कि सभी को अनाउंसमेंट करते हुए कहती हैं कि
यहाँ पर जो भी रिच टेस्ट मिशन को फॉलो करने के लिए आए हैं वो मेरी बातें सुने। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट लेवल 5 के डंजन को क्लियर करने के लिए तैयार हैं, जो कि सिटी के बाहर है, यहाँ पर टाइम लिमिट है 3 घंटे। जो कि यहाँ पर 20 लेयर के डंजन है उसे क्लियर करने के लिए रेडी हैं, वही बच्चे हमारी एकेडमी में दाखिल होने के लिए काफ़ी हैं। इंस्ट्रक्टर की ऐसी बातें सुनने के बाद सभी बच्चों में बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल फैल जाता है। सभी बच्चे कहने लगते हैं कि यहाँ पर हम सभी लोग 4 और 5 लेवल के हैं, हम कैसे इस लेवल 5 की डंजन को क्लियर कर सकते हैं। दूसरा बच्चा कहता है कि हमारे पास बॉस को डाउन करने का चांस होगा, लेकिन यहाँ पर 3 घंटे का ही समय है, हम कैसे ये सब कर पाएंगे, या करना कोई पॉसिबल भी है। ऐसी सब बातें सभी लोग करने लगते हैं। तभी इंस्ट्रक्टर उनको डरे हुए देखने के बाद कहती है हंसते हुए, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें अकेले क्लियर करने की इजाज़त नहीं दूंगी, क्योंकि तुम सभी लोग अभी इतने ज़्यादा तैयार भी नहीं हो कि इसको क्लियर कर सको। इसी वजह से तुम लोगों को टीम बनाने की अनुमति दी गई है। लेकिन यहाँ पर ये तर्क है कि यहाँ पर सभी लोग सिर्फ 5 लोगों की ही टीम बना सकते हैं। अगर तुम यहाँ पर टीम फॉर्म कर दो तो फिर बाद में आकर मेरे पास रजिस्टर करा देना, ताकि मैं तुम्हें टाइमर को तुम्हारा स्टार्ट कर दूं। इंस्ट्रक्टर की बातें सुनने के बाद सभी बच्चे लोग अपने टीम को बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। सभी लोग अपने हाथ को उठाते हैं। बाद में सभी अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से सभी को बताने लगते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमें टीम में किसकी ज़रूरत है। ये सभी लोग वो तर्क निकालने लगते हैं। उन सभी के बीच में हमारा ये फैंग बहुत ही ज़्यादा शांत और डेलिकेट तरीके से खड़ा होता है अपनी सिस्टम विंडो में देखते हुए। वो बहुत ही ज़्यादा काम तरीके से अपने सिस्टम विंडो में कुछ कर रहा होता है। तभी ये फैंग की तरफ कोई लड़की चलते हुए आती है। हमें दिखाया जाता है कि ये फैंग भी उसे देखने के बाद थोड़ा सा हैरान तो हो जाता है। तभी वो लड़की ये फैंग के सामने अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है कि मेरा लेवल 7 है, मैं मैजिक टाइप के ऑक्यूपेशन के साथ अवेकन हुई हूँ। मैंने तुम्हारा प्राइमरी टेस्ट देखा है, जहाँ पर तुमने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। तुमने अपने आप ही अकेले ही इतने सारे रैबिट को मार दिया, जो कि मैजिक हॉर्न रैबिट हैं। मैं तुम्हारे साथ एक टीम फॉर्म कर सकती हूँ? तभी ये फैंग उसके प्रपोजल के बारे में सोचता है और अपने माइंड में कहता है कि ये 7th लेवल की है, ये डेफिनेटली इतनी ज़्यादा पावरफुल तो है कि लेवल 5 की डंजन को आसानी से अकेले ही क्लियर कर दे। लेकिन अगर मैं फार्मर होता तो प्रोबेबली मैं इतना ज़्यादा हैप्पी हो चुका होता यहाँ पर कि मैं उसकी टीम को ज्वाइन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होता। लेकिन यहाँ पर मेरी नेक्रोमेंसर एबिलिटी आ जाती है, जिसको मैं किसी को भी नहीं दिखा सकता। अगर मैं एक्सपोज हो गया तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो सकती है। इसी वजह से मैं इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसी वजह से एफेंग उस लड़के से कहता है कि सॉरी, मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे ये तुम्हारा प्रस्ताव रिफ्यूज़ करना होगा, क्योंकि मैं अकेला प्रेफर करता हूँ कि अकेला इस डंजन को क्लियर करूँ। ये फैंग की बातें सुनने के बाद वो लड़की ज़्यादा चैप नहीं होती और वो कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि तुम इस डंजन को आसानी से और स्मूथ तरीके से क्लियर कर दो। इतना कहने के बाद वो दोनों बिछड़ जाते हैं। बाद में ये फैंग इंस्ट्रक्टर के पास जाकर कहता है कि मैं अकेले इस डंजन को सोलो करना चाहता हूँ। तभी इंस्ट्रक्टर कहती है कि यहाँ पर लेवल बहुत ही ज़्यादा है, क्या तुम सच में अकेले इसको पार करना चाहते हो? तभी ये फैंग कहता है कि हाँ इंस्ट्रक्टर, मैं इसको अकेले पार करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे अपना मिशन दे दें। इंस्ट्रक्टर फिर से एफएन को मिशन देते हुए कहती कि क्या तुम सच में अभी भी सोलो करना चाहते हो? तुम जानते हो ना ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का डिफ़िकल्टी हो सकती है। तुम इसके रिवॉर्ड के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना, सोलो क्लियर रिवॉर्ड के बारे में? द ब्लैक बेयर गिल तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का रिवॉर्ड हो सकता है, लेकिन तुम्हें अभी भी अपनी लिमिट में रहकर अपनी एबिलिटी को पहचानने के बाद ये मिशन को लेना चाहिए। आपके रिमाइंडर के लिए थैंक यू, लेकिन मैं इसको अकेले ही क्लियर करना चाहता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और आयर साइड डेमोनिक पीस लेयर डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्टर खड़े होते हैं। वहाँ पर कुछ लोग भी खड़े होते हैं। तभी एफएन भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है। तभी एफएन को अकेले जाता है देखने के बाद वहाँ पर खड़े इंस्ट्रक्टर उससे कहते हैं कि स्टूडेंट, तुम अपने टीममेट के साथ क्यों नहीं आए हो? तुम्हारा टीममेट कहाँ पर है? तभी एफएन उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर अकेला क्लियर करने के लिए आया हूँ। तभी वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर बहुत ही ज़्यादा दांत पीसते हुए कहता है, क्या तुम अकेले यहाँ पर आए हो? लेवल 5 का डंजन बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का होता है, क्या तुम अभी भी अकेले क्लियर करना चाहते हो?
शायद तुम्हें अकेला नहीं करना चाहिए और तुम जब अपने टीममेट के साथ मिल जाओ तब जाकर तुम यहाँ पर वापस आना। अपने आप को इस तरीके से रोकते देखने के बाद ये फेंग अपने पास रखा स्क्रॉल को निकाल देता है और कहता है कि ये मिशन स्क्रॉल है, जहाँ पर साफ लिखा है कि यहाँ पर स्टूडेंट को सोलो एंट्री के लिए परमिशन दी गई है। ये फेंग के इस तरीके के बिहेवियर को देखने के बाद दोनों इंस्ट्रक्टर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि प्रोबेबली ये बच्चा सोलो क्लियर रिवर्ट के बारे में सोच रहा होगा, जो कि बेयर गिल है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि इस बच्चे के पास बहुत ही ज्यादा हिम्मत है, लेकिन इसको अपने लिमिट में रहकर सोचना चाहिए कि ये कितने ज्यादा पावरफुल डंजन है, यहाँ पर पार करने के लिए इसको कितनी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है। बाद में ये फेंग भी उसके अंदर चला जाता है डंजन के अंदर और वो दोनों गुड लक कहते हैं ये फेंग को। तभी हमें डंजन का अंदर का सीन दिखाया जाता है, डेमोनिक बीस्ट लेयर डंजन का इंटीरियर। तभी वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर के बहुत सारे एग पड़े होते हैं, जहां पर उसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा है। ये फेंग भी वहां पर डंजन के अंदर प्रस्तुत हो जाता है और ये फेंग के चारों तरफ से ऑरा रिलीज होने लगता है। तभी ये फेंग के सामने दो बहुत ही बड़े लिजर्ड मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिनको देखने के बाद ये फेंग अपने माइंड में सोचता है कि यहाँ पर लेवल 3 और लेवल 4 के मॉन्स्टर हैं, जिनको देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं लेवल 6 तक पहुंचने के लिए मुझे कोई भी खतरा नहीं होगा। सामने के मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए ये फेंग अपने दोनों समन को भेज देता है। दूसरी तरफ देखता है जहाँ पर बहुत सारी रेड कलर की आई दिखाई देती है, उसको देखने के बाद ये फेंग कहता है कि हाँ, तो मुझे यहाँ पर अपने नए समन मेथड का इस्तेमाल करने के लिए टाइम मिल ही गया। तभी वो अपने स्किल को एक्टिव कर देता है अनडेड समनिंग, जिसकी वजह से सामने पड़े हुए जो भी लिजर्ड मॉन्स्टर थे वो भी फिर से अनडेड बन जाते हैं और ये फेंग के सामने आ जाते हैं। ये फेंग उन सभी को ऑर्डर देता है मिनोटॉर चार्ज, जिसकी वजह से वो सभी के सभी लिजर्ड मॉन्स्टर्स आमने की ओर बहुत सारे मॉन्स्टर के ऊपर चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर उसका बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। तभी ये फेंग कुछ नोटिस करता है और वो अपने माइंड में सोचता है कि मैं जो मॉन्स्टर को अनडेड बनाता हूँ उनके अंदर आक्रामकता बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन उनके अंदर माइंड बहुत ही ज्यादा कम है। इसी की वजह से वो मेरे सारे के सारे आदेशों का पालन बहुत ही आसानी से करते हैं। तभी वो अपने माइंड में सोचता है कि वो मेरा बहुत ही ज़्यादा कम माना कंज्यूम करते हैं, मैं इनको समन करता हूँ तब। क्या ये लड़ने के अलावा खेतों में पानी देने का काम भी कर सकते हैं? इसका माइंड से तो देखो ना, यहाँ पर वो इतना ज़्यादा पावरफुल है लेकिन फिर भी वो अपने खेत के बारे में ही सोच रहा है। ये फेंग के आदेश पर वो दोनों सामने की ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं कि नेक्रोमेंसर वाला जो अनडेड है वो अपने हाथों में स्पेयर का समन कर लेता है। बाद में वो बहुत सारे पंछी वाले मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। बाद में हम देखते हैं कि वो मैजिक वाला अनडेड भी बहुत ही ज़्यादा अपने बबल्स को बना लेता है। बाद में वो सभी के सभी पंछियों को अपने ट्रैप में शामिल कर देता है। बाद में वो उन सभी को मार देता है। वहां पर अनडेड अपनी खून पसीने की मेहनत से ये फेंग के लिए एक्सपीरियंस जमा कर रहे हैं और यहाँ पर ये फेंग क्या सोचता है तुम्हें पता है? ये फेंग सोचता है कि ह्यूमन अनडेड का माइंड बहुत ही ज्यादा शार्प होता है नॉर्मल मोस्टर अनडेड की तरह। यहाँ पर वो कॉम्बैट में भी बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं फ्यूचर में इन सभी लोगों को खेती के काम में लगाऊं? यहाँ पर वो बीज रोप सकते हैं, बाद में पानी दे सकते हैं, ऐसा सब वो सोच रहा होता है। ये फेंग के सामने की ओर देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लिजर्ड मॉन्स्टर इकट्ठा हो चुके थे। वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये फेंग का लेवल 7 हो जाता है। तभी ये फेंग के चारों तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके चारों तरफ उसके अनडेड मॉन्स्टर खड़े होते हैं उसके साथ। तभी ये फेंग अपने माइंड में सोचता है कि मैंने 1 घंटा और आधे घंटे के भीतर में बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया है, जिसकी वजह से मैं अभी बॉस के रूम में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा काबिल हो चुका हूँ। इसी के बाद वो बॉस के रूम के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ जाता है। बॉस के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी जंजीरें होती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जंजीरों की मदद से बॉस मॉन्स्टर को बांधा गया है, ताकि यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर मॉन्स्टर की हंटिंग कर सकें। अपने सामने ये फेंग को देखने के बाद वो मॉन्स्टर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और रोर करने लगता है। तभी ये फेंग की तरफ सीन जाता है जहाँ पर ये फेंग उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि मुझे कुछ इसी तरीके के मॉन्स्टर की जरूरत थी। यहाँ पर बॉस मॉन्स्टर के ऊपर मैं अपने सभी के सभी पावर का इस्तेमाल करके देखना चाहता हूँ क्या होता है अगर मैं सभी के सभी पावर को इस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर इस्तेमाल करूँ। इतना कहने के बाद वो अपने सभी के सभी पावर्स को
इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए ये फेंग सभी को ऑर्डर देने लगता है। हे लिन, तुम सामने की ओर से इस मॉन्स्टर को बांधो। ये यू है, तुम सामने की ओर से इस मॉन्स्टर के ऊपर कस डालो ताकि ये वीक हो सके। और तुम सभी लोग, दूसरे मॉन्स्टर, तुम सामने की ओर और पीछे से हमला करो ताकि ये परेशान हो सके और उसके जॉइंट और उसकी आंखों के ऊपर हमला करो। ये फेंग के ऑर्डर के साथ ही सभी लोग अपने अपने तरीके से हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं ये फेंग की तरफ। तभी वो खाते हुए अपने माइंड में सोचता है कि उनका कोऑर्डिनेशन अभ्यास के साथ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो चुका है। तभी वो बेर खाते हुए हमें दिखाई देता है कि उसका माना भी रिकवर हो रहा होता है। 666% से माना की रिकवरी, 888% से माना की रिकवरी, ऐसे करके माना रिकवर हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ये फेंग के ऑर्डर के अनुसार वो नेक्रोमेंसर वाला बंदा वो बेर मॉन्स्टर को अपनी जंजीरों की मदद से चारों तरफ से घेर लेता है और उसके ऊपर अपने बहुत सारे हथियारों से हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी हम सामने की ओर देखते हैं कि ये फेंग का लेवल 8 हो चुका होता है। बॉस मॉन्स्टर को हराने के बाद ये फेंग उसकी लूट की तरफ जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसको मिले हैं सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट उसके कॉन्स्टिट्यूशन में बढ़ोतरी में। इसको देखने के बाद ये फेंग अपने माइंड में कहता है, क्या सिर्फ 10 पॉइंट, वो भी मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में? इससे अच्छा तो मेरे प्लांट है जिसकी मदद से मैं बहुत ही ज़्यादा कम लेवल पे होते हुए भी बहुत ही ज़्यादा पावर को गेन कर सकता हूँ। ये तो मेरे प्लांट के कचरे के समान भी नहीं है। तभी सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसको डंजन के रिवॉर्ड मिल रहे होते हैं। उसके दोनों क्लास होने के कारण दोनों क्लास के अंदर रिवॉर्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है। उसे देखने के बाद ये फेंग सोचता है, क्या मेरी दोनों क्लास होने के कारण मुझे रिवॉर्ड भी डबल मिलते हैं? अगर डंजन सच में डबल रिवॉर्ड देता है तो मुझे लगता है कि मेरी फसल लगाने पर भी मुझे डबल रिवॉर्ड मिल सकते हैं। फिर डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी के सभी इंस्ट्रक्टर येफेंग को अकेले देखने बाहर निकलते देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं, क्या इस बंदे ने अकेले ही इस डंजन को क्लियर कर दिया? मुझे ज़्यादा बकवास करने की आदत नहीं है, इस वजह से इन साले सभी बकवास करने वाले लोगों को ऊपर ध्यान नहीं देते। ये सभी के सभी ये फेंग को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए ही काम करते हैं। तभी ये फेंग इंस्ट्रक्टर के पास जाता है, जहाँ पर जाकर वो कहता है कि इंस्ट्रक्टर, मैं यहाँ पर वापस आ चुका हूँ अपने मिशन को लेकर। तभी इंस्ट्रक्टर उसके मिशन के ऊपर टिक मार्क देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान और गुस्से में आ जाती है। क्या इसने अकेले में पास कर दिया, वो भी सोलो? इंस्ट्रक्टर को अपने सामने इस तरीके से परेशान होते देखने के बाद ये फेंग भी बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर ये फेंग से कह रही है कि तुमने भले ही इस टेस्ट को पार कर दिया, लेकिन ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। अगर तुम वहां पर जाकर मर जाते तो यहाँ पर एकेडमी का नाम खराब हो सकता था, इसलिए आगे से ध्यान रखना। इंस्ट्रक्टर की बातें सुनने के बाद ये फेंग भी कहता है कि इंस्ट्रक्टर, मैं समझ गया, आपका थैंक यू इसके बारे में। तभी वो इंस्ट्रक्टर फिर से ये फेंग से कहते हैं कि फाइनल इंस्ट्रक्टर इंटरव्यू बाद में शुरू होने वाला है एक ऑडिटोरियम में, तो तुम वहां पर पहुंच जाना। पहले जाकर तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। इतना सुनने के बाद ये फेंग भी वहां से चला जाता है। तभी वो इंस्ट्रक्टर ये फेंग के बारे में सोचते हुए अपने माइंड में कहते हैं कि आई होप अभी के लिए तो ये बच्चा समझ जाए, लेकिन ये एकेडमी में घुसने के लिए इतना ज़्यादा रश करना बहुत ही गलत बात हो सकती है इसके लिए। बाद में ये फेंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने सामान को लेने के बाद वहां से जा रहा होता है। तभी उसे अपने पीछे कुछ लोग महसूस होते हैं। वो जान चुका था कि उसके कोई लोग पीछा कर रहे हैं। बाद में वो अपने मैजिक सर्कल को ओपन करने के बाद वहां से कुछ करता है। यहाँ पर उसका पीछा करने वाले तीनों बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि उस बंदे ने इतनी आसानी से कैसे उस डंजन को पार कर लिया। शायद वो छुप कर बैठा होगा, सही टाइम पे वो शायद बॉस वीक हो गया होगा, उसकी वजह से उसने उसको हरा दिया। ये वाली सारी बातें कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा कह रहा है, जल्दी करो, उसको पकड़ लो ताकि हम उसका सामान लूट सकें। इतना कहने के बाद वो सारे के सारे लोग उस येफेंग के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, ए फार्मर, तुम रुक जाओ यहाँ पर, और तुम्हारे पास जो भी सामान है उसे हम सभी को दे दो। इतना कहने के बाद वो अजीबोगरीब पोज बनाने लगते हैं। वो सभी लोग येफेंग के सामने आने के बाद अजीबोगरीब पोज बनाने के बाद वो सभी लोग येफेंग को कहते हैं कि हमें वो तुम्हारे पास जो भी सामान है उसको हमको दे दो, और स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो वरना तुम मारे जाओगे यहाँ पर। ये फैन कहता है कि यहाँ पर और भी बहुत सी ज्यादा कैंडिडेट है, तो तुमने मुझे ही क्यों चूज किया? तभी वो दांतों वाला बंदा कहता है कि तुमको क्या सच में नहीं पता कि हमने तुम्हें क्यों चूज किया?
एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड के बारे में वो लोग बताते हैं कि रिवॉर्ड तभी मिलता है जब कोई बंदा सोलो डंजन को क्लियर करे, जो कि होता है डेमोनिक बेरगिल, जो कि बहुत ही बढ़िया आइटम है, जिसकी वजह से हम 10 कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर सकते हैं। तुम्हारे जैसे नल्ले फार्मर के पास ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी काम का नहीं है, तो लाओ हमको दे दो वो। तभी एफेंग अपने प्लांट के साथ उस डेमोनिक बेरगिल की तुलना करता है कि जो जिसकी मदद से 10 कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट मिलते हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट उसको वाटरमेलन खाने से भी मिल सकते हैं। ये सब सोचने के बाद ये फेंग अपनी बुद्धि से शकल बनाते हुए कहता है कि क्या सिर्फ 10 कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट, इसको तो मैं बड़ी आसानी से समर में जब मैं अपने वाटरमेलन को उगाता था ना, तब मैं उसको पा सकता था। कि इतनी घटिया बात है कि इसकी वजह से मैं ये डंजन को क्लियर करूं और मुझको ये मिल जाए, क्या ही घटिया बात है। तभी एफेंग उसके सामने बेरगिल को सामने की ओर रखता है और कहता है कि क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो। तभी वो बंदा उसको लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में से अलग हो जाते हैं और दूर की ओर छटक जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो वही लड़की होती है जो कि एफेंग को टीम अप करने के लिए बाद में कह रही थी, लेकिन एफेंग ने उसके साथ टीम अप नहीं किया था। तभी वो लड़की कहती है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्राइवेट फाइट अकेडमी में करना फॉरबिडन है, अगर तुम यहाँ पर करोगे तो तुम्हें यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तुम्हें पता नहीं है कि सब यहाँ पर करना मना है। तभी वो बंदा कहता है अर्लिंग, हम तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं इस बच्चे के साथ कर रहे हैं, तो हमारे मामले में पंगा अड़ाने की कोशिश मत करो। तभी वो अर्लिंग भी कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर खड़ी खड़ी ये तो नहीं देख सकती ना कि तुम एक कमजोर के ऊपर इतना अपना हाथ डालो और तुम उसके सामान को लूट लो। तभी वो अपना स्टैंड लेती है और अपने पावर को गैदर करने लगती है और कहती है कि अभी के अभी तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अकेडमी में रिपोर्ट कर दूंगी, बाद में तुम यहाँ से निकाले जाओगे, वो मेरी नहीं गलती है। तभी वो बंदा अर्लिंग से कहता है रिपोर्ट, तुम रिपोर्ट किसकी करोगे, तुम्हारे साथ भी हम यहाँ पर निपट लेंगे, तुम चिंता मत करो, हम तुमको हरा ना सके ये सब बन भी नहीं सकता। इतना कहने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है। तभी वो सारे के सारे बंदे येफेंग और उस लड़की के सामने हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम येफेंग की तरफ देखते हैं, जो कि अपने माइंड में उस लड़की को सोचते हुए कह रहा होता है कि ये लड़की 7-11 के एक्यूपेशन के साथ है, इसका इतना स्ट्रांग तो होना ही चाहिए कि ये अकेले इन सभी मक्खियों को आसानी से हरा सके। इसके लिए मुझे यहाँ पर अपने टैलेंट को उजागर करने की जरूरत नहीं, यानी कि वो नेक्रोमेंसर वाले टैलेंट को इतने आसानी से तो सभी के सामने नहीं यूज कर सकता ना, इसकी वजह से वो ये सब अपने माइंड में सोच रहा होता है। तभी वो लड़की इन सभी को टीम अप करते देख और साथ में हमला करते देख वो बहुत ही ज्यादा डिस्कस हो जाती है और वो कहती है क्या ही गंदी ट्रिक को तुम सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ। तभी वो एफेंग से एक्सपेक्टेशन रखती है कि वो उसके साथ टीम अप करेगा और इन लोगों को हराने में उसकी मदद करेगा। तभी वो पीछे की ओर देखती है, जहाँ पर एफेंग की तरफ देखते हैं कि एफेंग वहां से भाग रहा होता है। तभी एफेंग उसकी तरफ वो बैर का गिल फेंकता है और वो भी इसको कैच कर लेती है और एफेंग उससे कहता है कि इसको तुम इस्तेमाल करो और स्ट्रेंजर तुम्हारा थैंक यू जो कि मेरे को यहाँ से बाहर निकलने में मदद की। इतना कहने के बाद वो उसको सैल्यूट करने के बाद वहां से भाग जाता है। तुम्हारी काइंडनेस के लिए ये तुम्हारा गिफ्ट है। तभी वो लड़की के तरफ से शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि वो सभी के सभी लोग वो लड़की के ऊपर अभी टारगेट लेकर बैठे हैं। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आई थी, ना कि खुद को लुटवाने के लिए आई थी। तभी रेस्टरूम की तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि ये फेंग उस लड़के को खतरे में डालने के बाद यहाँ पर आकर आराम कर रहा है। तभी वो अपने बैग में से स्क्रॉल को निकालता है और वो अपने आप कहता है कि ये स्क्रॉल को मैंने डंजन में से लिया था, बाद में ये मेरे लिए यूजलेस है, ऐसा मेरे को पता चला। क्या इसका रीजन क्या हो सकता है, ये सब अपने माइंड में सोच रहा होता है वो। तभी वो अपने माइंड में सोचता है कि मेरे पास नेक्रोमेंसर टैलेंट भी है, क्या मैं उसको मिस करने के बाद उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी वो अपने दोनों टैलेंट को अवेकन कर लेता है, बाद में वो उस स्क्रॉल के ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तभी उसका सिस्टम विंडो में लिखा आता है कि उसने एक नई स्किल को सीख लिया है। तभी उसकी स्किल के बारे में उसकी सिस्टम विंडो में दिखाया जाता है कि उसका इस्तेमाल करने के लिए उसका स्पेसिफिक माना और कल्टीवेशन चाहिए होगा। स्ट्रेंथ उसकी से 100 की बढ़ जाएगी इसको इस्तेमाल करने के बाद, और चांस है कि इनका लेवल अप हो सके, उसकी क्वालिटी बढ़ सके, या फिर उनके 100 कुछ नई स्किल को इस्तेमाल कर सके। तभी वो कहता है कि यह सच में काम कर गया, और इतना कहने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको नई स्किल मिल चुकी थी। वो कहता है कि मुझे सिर्फ अपने दोनों टैलेंट के पावर के इस्तेमाल करने के बाद उसके माना को मिक्स करने की कोशिश करनी चाहिए थी और ये एक्टिवेट हो गया।
इतना कहने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका था वहाँ पर। बाद में वो अपने नए स्किल का इस्तेमाल करने के लिए अपने अनडेड को समन कर लेता है। बाद में वो अपने ग्रीन एनर्जी, अपने प्लांट वाला एनर्जी को इस्तेमाल करता है अपने अनडेड के ऊपर, जिसकी वजह से उसके अनडेड में लेवल का फ़र्क पड़ता है। वो 6 से बढ़कर 8 हो चुका था। ये यूए का लेवल 6 से बढ़ने के बाद 8 हो चुका है और डेमोनिक हॉर्नबिल का लेवल 7 से बढ़कर 9 हो चुका है। बाद में डेमोनिक हॉर्न लिजार्ड का लेवल बढ़ के 5 से 6 और 7 हो चुका है। बाद में वो सोचता है कि ये इतना भी ज़्यादा बुरा तो नहीं है, नॉट बैड नॉट बैड। इतना कहने के बाद वो अपने अनडेड सोल्जर के तरफ देखने लगता है। यहाँ पर सभी चीज़ें ठीक है, लेकिन यहाँ पर गलत चीज़ सिर्फ यही है कि मैं क्या सच में अपने नए फार्मलैंड को ले पाऊँगा। यहाँ पर मैं अपने परिवार के फार्मलैंड के ऊपर अपने ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा तो मेरे परिवार को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इतना कहने के बाद वो थोड़ा सा आराम करता है। बाद में वो वहाँ घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके सामने वही तभी वो अर्लिंग नाम की लड़की उसके दरवाजे के सामने खड़ी होती है। वो कहती है कि हे, तुम्हारा डेमोनिक बैग मेरे पास ही रह गया था, तुम इसे वापस ले लो। तभी एफेंग उससे कहता है कि ये मैंने तुमको दिया था, तुम इसे रख लो। तभी वो लड़की भी बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए कहती है कि नहीं, ये इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ मैं कैसे रख सकती हूँ। तभी एफेंग उसके बारे में सोचते हुए कहता है कि ये मैं एक वाटरमेलन खा के ही गेन कर सकता हूँ 10 कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लेकर मैं क्या करूँगा। इतना कहने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा भद्दी शक्ल बना लेता है अपने माइंड में। तभी एफेंग उससे कहता है कि तुम सभी लोग इतना ज़्यादा ट्रेस चीज को इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट क्यों कर रहे हो कि ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। तभी वो लड़की भी उसकी बातें सुनने के बाद कहती है कि क्या मैंने सही सुना, ये इसको ट्रेस बोल रहा है। ये फेंग उस लड़के के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देता हुए अपने आप को वहां से निकाल लेता है और वो वहां से निकलने के बाद अपने पावर को टेस्ट करने के लिए आगे की ओर जंगल की ओर जाने लगता है। तभी हमें डीप इन वुड नाम के एरिया के तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर ये फेंग पहुंच चुका होता है। वो अपने चारों तरफ देखता है, लेफ्ट एंड राइट। तभी वो उससे कॉन्फर्म कर लेता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। तभी वो अपनी नेक्रोमेंसर की एबिलिटी के यूज़ करने के लिए वो बाहर निकलता है। बाद में वो कुछ क्रॉप्स के ऊपर उसको इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो सभी के सभी क्रॉप्स बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से इवॉल्व हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर की तरह दिखाई देने लगते हैं। पिछली बार येफेंग ने एक कैबेज के ऊपर इसका इस्तेमाल किया था, तब वो कैबेज बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टरस हो गई थी। इसकी वजह से वो कहता है कि मैंने पहले भी इसका इस्तेमाल किया था और इसमें कोई भी डिफरेंस मुझको नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन तभी अचानक येफेंग अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि रुको। तभी वो अपने सामने देखता है कि वो कॉर्प्स बहुत ही ज़्यादा बड़े हो चुके थे और वो बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर्स दिखाई दे रहे थे। तभी वो अपने माइंड में सोचता है कि हे भगवान, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टरस और बड़े दिखाई दे रहे हैं। क्या तुम सभी लोग बिलीव कर सकते हो कि कॉर्प्स अपने आप मूव कर सकते हैं, यानी कि हिल सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही जोर से एक जंगल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो कहता है कि यहाँ पर मुझे स्पिरिट एनर्जी डिटेक्ट हुई है, मुझे लगता है कि ये मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, मैं यहाँ पर पहुँचने ही वाला हूँ। तभी हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, टुका है, जो कि एक इन्वेस्टिगेटर है। हमने पिछले वीडियो में देखा था इसको। तभी टुका कहता है कि मेरा गैस बिल्कुल सही था, क्या यहाँ पर सच में नेक्रोमेंसर का ऑरा रिलीज हुआ था। बाद में थोड़ी देर के बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि टुका और ये फेंग आमने सामने से गुजर रहे होते हैं, लेकिन टुका को कुछ फील होता है और वो ये फेंग के कंधों पर हाथ रख देता है, जिसको इस तरीके से अपने साथ वर्तन करते देखने के बाद ये फेंग भी बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। तभी टोका ये फेंग से कहता है कि तुम्हारे कपड़ों को देखने के बाद लग रहा है कि तुम एक फार्मर हो। तभी ये फेंग इस तरीके के बिहेवियर को देखने के बाद थोड़ा सा इरिटेट तो हो जाता है, किसी को भी इरिटेशन हो सकती है। वो कहता है कि क्या तुम्हारे साथ फार्मर ने कुछ किया है, तुम्हें प्रोवोक करना या फिर कुछ। अभी थोड़ा सा डिस्कशन के साथ ये फेंग की तरफ देखता है। बाद में वो कहता है कि फार्मर, मुझे बताओ, यहाँ पर तुमने किसी अननोन बंदे को देखा है जो कि स्ट्रेंजर हो और बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से वर्तन कर रहा हो। तभी ये फेंग कहता है कि एक्चुअली में मैंने ऐसे बंदे को देखा तो है। तभी उसकी बातें सुनने के बाद टुका कहता है क्या, कहाँ पर तुमने यहाँ पर देखा है। तभी ये फेंग कहता है यहाँ पर सबसे ज्यादा सस्पिशियस बंदा तो तुम ही हो। यह फेंग की इस तरीके की बातें सुनने के बाद टुका भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे तरीके से ह्यूमिलेट करने की, तुम जानते भी मैं कौन हूँ। मैं हूँ इलाइट ऑफ द सनविल एकेडमी का और मैं नेफ्यू हूँ आयरन ड्यूक लायन का। अपने बारे में बताते हुए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था। इसकी वजह से वो ये फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त हो।
तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहाँ से वीडियो को हमने छोड़ा था। हमने देखा था कि ये फेंग और टूका के बीच में फाइट हो रही थी। वहाँ पर हम देखते हैं कि टूका ने एक नए फॉर्म को अनलॉक कर लिया है और वो कहता है कि तुम्हारे शब्दों की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंची है, इसकी वजह से तुम्हें अपने शब्दों की कीमत को चुकाना होगा। इतना कहने के बाद वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए ये फेंग के ऊपर बहुत ही तगड़ा वाला हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और हमला कर देता है। टूका के प्रेशर के कारण वहां से पत्थर उड़ते हैं और येफेंग को लगने लगते हैं। येफेंग भी अपने हाथों को क्रॉस करने के बाद उसको रोकने का प्रयत्न करता है। येफेंग कहता है कि अगर तुम फार्मर को नीची नज़रों से देखते हो तो तुम इतना भी याद रखना कि एक फार्मर उसे एक हाथ से ही हरा सकता है। वो टूका उसके ऊपर ध्यान ना देते हुए येफेंग के ऊपर हमला करता है, तो येफेंग भी कहता है कि चलो देखते हैं फार्मर क्या कर सकता है। यहाँ पर ट्रांसलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ है, इसकी वजह से मैं अपना तरीके से बोलता हूँ कि यहाँ पर उसके अनडेड माना का इफेक्ट इस तरीके का है कि जिसको एक बार इस्तेमाल करने पर ये फेंग बहुत ही ज़्यादा पैरालाइज हो चुका था। उसके शरीर में नमनस आ गई थी जिसकी वजह से वो हिल नहीं पाया था और बेहोश हो गया था। ऐसा ही ये यहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। टूका इस माना का इनहेल करने के बाद बहुत ही ज़्यादा खांसने लगता है और वो अपने आप कहता है कि ये कौन सा तरीका का तुमने इस्तेमाल किया है, मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा माना क्यों फेड हो रहा है, मेरी स्ट्रेंथ भी गायब हो रही है। इतना कहने के बाद वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। ये फिर कहता है कि यहाँ पर मॉन्क सूट नाम का पाउडर का इस्तेमाल करते ही इतना ज़्यादा आसानी से मैंने इसको हरा दिया, ये यहाँ पर फील्ड पर कहीं पर भी मिल सकता है। बाद में ये फैंग कहता है कि ये है हमारी फार्मर की एबिलिटी। इतना कहने के बाद वो अपने हाथों में ग्रीन ऑरा रिलीज करते हुए टूका के थोबड़े के ऊपर एक पंच जड़ देता है जिसकी वजह से वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है। बाद में ये फैन उसके कपड़े उतार कर उसको पेड़ के साथ लटका देता है। तुम्हारे जैसा आदमी एक फार्मर को भी नहीं हरा सकता और तुम चाहते हो कि तुम्हें सब लोग इलाइट बोले, क्या ही घटिया बात है। मैं तुम्हें यहाँ ठंडा होने के लिए छोड़ देता हूँ, कोई भी आएगा तो तुम्हें ढूंढने के बाद तुम्हें कंसिडर करेगा। बाद में तुम सोच लेना तुमने यहाँ पर क्या सीखा मुझसे। वे एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि सारे के सारे कैंडिडेट कृपया करके यहाँ पर ऑडिटोरियम में जमा हो जाएं क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्टर के द्वारा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। येफेंग को भी वो सुनाई देता है, उसकी वजह से वो कहता है कि हाँ इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा ताकि मैं वहाँ पर जल्दी पहुँच सकूँ। तभी अकेडमी के ऑडिटोरियम के बाहर का सीन दिखाई जाता है जहाँ पर बहुत सारे बंदे लोग गैदर हो चुके थे। तभी येफेंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी उसके बारे में सभी लोग बातें करने लगते हैं कि वो वही नहीं बंदा है जिसने लेवल 5 के डंजन को अकेले ही क्लियर किया था। मैंने सुना है कि वो एक लड़की को बीच रास्ते में छोड़ने के बाद वहाँ से भाग गया। तभी वहाँ पर एक बंदा कहता है कि ये बंदा तो सीक्यू और बूगो से भी बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तब दूसरा बंदा कहता है मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा पावरफुल हूँ क्योंकि मेरा लेवल 5 है और मैं इलाइट लेवल पे हूँ, ये स्टेज तो मेरा ही होगा। ऐसे सारी अजीब गरीब बातें करने लगते हैं। इसी वजह से मैं ये साइड कैरेक्टर की बातें से हमेशा काट देता हूँ। तभी एफएन के सामने चंपा आ जाती है। इसका नाम मैंने इसलिए एक नामकरण कर दिया क्योंकि इसका नाम बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। चंपा एफएन से कहती है कि मैंने तुम्हारा ये ब्लेडर बिल्कुल ही संभाल कर रखा है, प्लीज़ तुम इससे वापस ले लो। तभी एफएन उससे प्यार से समझाते हुए कहता है कि ये मेरा किसी काम का नहीं है, मेरा प्रोफेशन ही इस तरीके का है कि मैं इसका इस्तेमाल करूँ या ना करूँ मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ सकता, इसलिए तुम इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकती हो। तभी एफएन तरबूज खाते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट को आसानी से बढ़ाते हुए कहता है अपने माइंड में कि पीपल को इतना ज़्यादा ये चीज़ को क्यों ट्रेजर मानते हैं, मुझे तो ये कचरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तभी हमें दिखाई जाता है येफेंग के सर के ऊपर कि टेम्पररी उसका कॉन्स्टिट्यूशन 2+ से बढ़ चुका है। ऐसे ही 2 नोटिफिकेशन और आते हैं। तभी वहाँ पर ऑडिटोरियम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले हैं। सभी इंस्ट्रक्टर सामने की ओर बैठे होते हैं। तभी डीएन कहते हैं कि यहाँ पर हमारा इंटरव्यू में इस तरीके के हम स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पर कोई भी बच्चा अपने पावर को समझ ना पाए तो यहाँ पर डीन उसको मदद करेगा या फिर यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रक्टर उसे चूज कर लेगा या फिर जो भी बच्चा किसी इंस्ट्रक्टर को चूज करना चाहता है वो भी उसको चूज कर सकता है। ऐसा ही मतभेद ना हो इसकी वजह से हम लोग ने ये वाला निर्णय लिया है। तभी दीन कहते हैं कि जिसका भी मैं नाम लूँ वो मेरे सामने आ जाए। पहला नाम है शियान, मेरे सामने आओ। वहाँ पर एक बच्चा आ जाता है, वो कहता है मेरा नाम है शियान, मैं लेवल 6 का अर्थ एट्रीब्यूट वाला वॉरियर हूँ। तभी वो अपना एबिलिटी का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उसके सामने एक गोलम आ जाता है। गोलम तो नहीं बोल सकते, उसको एक आर्मर आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरे करंटली एबिलिटी है जिसकी वजह से मैं बैटल के लिए अपने एक आर्मर को समन कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर होता है, वो उस बच्चे से कहता है कि नॉट बैड, ये बहुत ही बढ़िया है। मैं एक लेवल 44 का अर्थ लेवल का बजरकर हूँ।
मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर बनने के लिए क्वालिफाई हूँ? तभी वो स्टूडेंट्स पे कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। तभी डीन कुछ बच्चों का नाम लेते हैं, बाद में नेक्स्ट लिन फेंग ऐसा बोलते हैं, जिसकी वजह से लिन फेंग खड़ा हो जाता है और अपनी एबिलिटी का यूज करने के लिए सामने की ओर आता है। तभी सामने की ओर से लिन फेंग चलते हुए अपने ऑरा को रिलीज करते हुए आता है। वो कहता है कि मेरा नाम लिन फेंग है और मैं लेवल 8 का ऑक्यूपेशन के साथ स्पिरिट फार्म लॉर्ड हूँ। तभी वो पिंक हेयर वाली इंस्ट्रक्टर कहती है तो ये बच्चा लेवल 8 तक पहुंच भी गया और इसकी उम्र में इतने ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंचना बहुत ही बड़ी बात है। तभी दूसरी इंस्ट्रक्टर उससे कहती फिर भी क्या होगा, वो सिर्फ एक फार्मर की तरह ही तो है। तभी वहाँ पर एक मेल इंस्ट्रक्टर भी कहने लगता है कि हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एक्टिव स्किल वाला यानी कि जो कि फाइटिंग स्किल में काम आते हैं उन लोगों को सभी को ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पर कैनन फोल्ड यानी कि जो सामान उठाने वाले बंदे होते हैं उसको ट्रेनिंग नहीं देते। अभी दूसरा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि यहाँ पर प्राइमरी एग्जाम और रीटेस्ट कैंसिल हो चुकी थी, इसी वजह से शायद ये बच्चा सामने की ओर आ चुका है। उन सभी की कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद डीन भी कहता है कि हमारे यहाँ पर ओपिनियन सबके अलग अलग है, तो क्यों ना हम तुम्हारी लड़ाई क्षमता के बारे में जाने, तो अपने लड़ाई क्षमता के बारे में हमको थोड़ा सा दिखाओ। डीन की बातें सुनने के बाद किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसकी वजह से सभी लोग एग्री हो जाते हैं। डीन लिन फेंग से कहते हैं कि लिन फेंग क्या तुम तैयार हो? हम यहाँ पर अल्टीमेट गोल के लिए तुम्हारा यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर फ्रंट लाइन में फाइटिंग करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर तुम जैसे बंदों को भेज देंगे, तुम्हें कॉम्बैट टाइप में कुछ पता नहीं होगा, तो वहाँ पर तुम सिर्फ एक बेस्ट सेक्रीफाइस के अलावा कुछ नहीं बचोगे। तब ये फेंग अपने माइंड में सोचता है कि कॉम्बैट टाइप की एबिलिटीज़ वो तो मेरे पास इतनी भी ज़्यादा हाई नहीं है कि मैं यहाँ पर किसी को भी आसानी से हरा दूँ, लेकिन विदाउट मेरी नेक्रोमेंसर की पावर के मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मुझे कुछ सोचना होगा। तभी वो सोचता है कि मेरी नेक्रोमेंसर की एबिलिटीज़ कभी भी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। तभी वहाँ पर ये फैन अपने मन में एक प्लान बनाने के बाद कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। तभी वहाँ पर ऑडिटोरियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दिया गया था आजू बाजू ताकि वो दोनों लड़ सके। वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर सामने की ओर से आता है जो कि वो बर्जरकर था, अर्थ लेवल का, 44 लेवल का। तभी वो कहता है कि असेसमेंट बिल्कुल सिंपल है, तुम्हें मेरे सामने 5 मिनट तक तकना होगा और अपने कॉम्बैट टाइप के प्रोफेशन के बारे में दिखाना होगा। तभी वहाँ पर इंस्ट्रक्टर साहब अपने हाथों में येलो कलर का ओरा को रिलीज करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि उस प्रेशर के कारण वहाँ पर बहुत सारे बच्चे लोग नीचे की ओर झुक जाते हैं। वहाँ पर एक बच्चा कहता है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, जिसकी वजह से उसमें सांस नहीं ले पा रहा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम सभी लोग? यहाँ पर लेवल 40 के नीचे जो भी होगा वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से नीचे झुक जाएगा। तभी इंस्ट्रक्टर ये फेंग की तरफ देखता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फेंग अभी भी झुका नहीं होता है, जिसकी वजह से मुझे पुष्पा की याद आ गई। वो बोलता था ना, मैं झुकेगा नहीं साला, हाय हाय हाय, माफ की आँख। अपने इतने ज़्यादा हाई ओरा को रिलीज करने के बावजूद भी ये फेंग वहाँ पर खड़ा देखने के बाद इंस्ट्रक्टर कहता है बहुत बढ़िया बच्चे, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। इतना कहने के बाद वो कहता है कि तुम अपने पास जितनी भी पावर हो उसका सभी का इस्तेमाल मेरे ऊपर करो ताकि मैं तुम्हें देख सकूं कि तुम्हारे पास कौन कौन सी कॉम्बैट टाइप की एबिलिटीज है। तब ये फेंग की तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये फेंग वहाँ पर नीचे की ओर थोड़ा सा झुका होता है, लेकिन वो अपने माइंड में सोचता है कि ये लेवल 44 का इतना ज़्यादा इंटेंस प्रेशर में भी मैं थोड़ी से राहत महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं अभी भी इसको और भी ज़्यादा देर तक सह सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने हाथों में ग्रीन ओरा को गैदर करने लगता है और कहता है कि मेरे सर्वेंट बाहर आओ। तभी हमें ये फेंग अपने माइंड में बताता है कि ये सच में काम कर गया। मैंने यहाँ पर अनडेड के सारे ओरा को माना के साथ रिलीज़ किया है, जो कि नेचर का माना होने के कारण यहाँ पर सारी के सारी अनडेड की खूबियों को यहाँ से परिवर्तन कर दिया गया है। तभी हम देखते हैं कि अनडेड बुरी तरह से ग्रीन और ब्लैकिश इफेक्ट के साथ वहाँ पर उत्पन्न हो चुका था। तभी अपना अनडेड को देखने के बाद ये फेंग कहता है कौन ऐसा सोच सकता है कि गोभी के सिर जैसा दिखने वाला ये भालू मेरा एक अनडेड है। ये फेंग के इस तरीके के पावर को देखने के बाद इंस्ट्रक्टर भी बहुत ही ज़्यादा हैरान आ जाता है। वो कहता है कि ओह, ये वास्तव में एक दुर्लभ व्यवसाय है, इतना समृद्ध प्राकृतिक मन। ये फेंग की इतनी ज़्यादा पावर को देखने के बाद इंस्ट्रक्टर भी बौखला जाता है और वो कहता है कम ऑन, इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, चलो मेरे साथ लड़ो। तभी यहाँ पर सामने की ओर इंस्ट्रक्टर और भालू को दिखाया जाता है। वो दोनों इतनी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं कि किसी को कुछ दिखाई ही नहीं देता। वो दोनों आपस में अपने डैगर के साथ और बेर अपने पंजों के साथ हमला करता है।
जिसको देखने के बाद इंस्ट्रक्टर की भी बहुत ज़्यादा फट जाती है, लेकिन वो कुछ दिखाता नहीं। वो चिल्लाते हुए बेर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्लेश के मारने की कोशिश करता है और मार रहा होता है। उस बेर को देखने के बाद इंस्ट्रक्टर डीन भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने कहते हैं कि कितना ही ज़्यादा लॉयल समन है, इतना ज़्यादा घायल होने के बावजूद भी अनसमन होने में बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम लगा रहा है। तभी एस्फेंग का समन वो बेर बहुत ही ज़्यादा पावर रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से डोमिनेटिंग ऑरा के कारण इंस्ट्रक्टर के भी पीछे जाने लगते हैं। उसे देखने के बाद डीन कहते हैं क्या ओल्डगे इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि उसके ऑरा रिलीज करने से ही पीछे चला गया। तभी वे एफेंग अपने अनडेड के बारे में बताता है कि ये अनडेड है, इसको क्या हो सकता है, इसमें कोई भी तरीके का फीलिंग नहीं है, इसको दर्द नहीं हो सकता, इनके मुंड में कोई घाव लगे तो बाद में इसको मैं थोड़ा सा माना देने के बाद इसको रिकवर भी कर सकता हूँ। तभी वो टीचर अपने पीछे डीन को देखने के बाद अपने माइंड में सोचता है कि इतना ज़्यादा मैं कमज़ोर नहीं दिख सकता, मैं छात्रों के सामने कुछ अपने आप का रुतबा कायम करने के लिए चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिनफेंग इतना ज़्यादा प्रभावशाली और वास्तविकता में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। लगता है कुछ वास्तविक लाने की जरूर है। बच्चे, तुमने जो मेरा सम्मान को डिस्ट्रॉय किया है, मैं उसे वापस लाने का रास्ता ढूंढ ही लूँगा। अब तुम देखोगे मेरी असली ताकत को। इतना कहने के साथ ही हमारे टीचर ने अपने बजर का स्किल को इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही तगड़ा वाला पंच हमारे बेर मॉन्स्टर के ऊपर अनडेड के ऊपर रखते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे की ओर जाने लगते हैं। बाद में सैटर एंड डिस्पेयर नाम की स्किल का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो अनडेड पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ये सामने की ओर इतनी आसानी से ख़त्म करने के बाद बहुत ही ज़्यादा हंसने लगते हैं टीचर। तभी वो येफेंग को रोता हुआ इमेजिन करने के बाद कहता है कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा कि मैंने तुम्हारा समन को नष्ट कर दिया। बेहतर होगा तो कि तुम अभी के अभी रो दो, मुझे बच्चों के स्वभाव वाले बच्चे ज़्यादा पसंद है। तभी सामने की ओर येफेंग को दिखाया जाता है, जो कि एक्सप्रेशनलेस तरीके से टीचर की तरफ देख रहा होता है। उसे देखने के बाद टीचर कहते हैं क्या तुम इतने ज़्यादा दुखी हो चुके हो कि तुम्हें अपने एक्सप्रेशन जाहिर करने में भी बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। तभी येफेंग कुछ भी नहीं बोलता है और अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कुछ स्ट्रिंग्स बनाने के बाद टीचर को पकड़ने के लिए आगे की ओर भेज देता है। उस स्ट्रिंग की मदद से येफेंग उस टीचर को आसानी से पकड़ लेता है। येफेंग के इस तरीके से टेंटिकल के पकड़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि डैम बदमाश, तुम्हारे पास कितनी ज़्यादा डर्टी ट्रिक्स हैं, तुम्हारे पास कितने ज़्यादा समन है। ये कहने के बाद हमें डीन की तरफ से सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर येफेंग ने बहुत ही बड़ा स्पाइक बना लिया होता है, जिसकी वजह से वो इंस्ट्रक्टर को हरा सके। अपने सामने इस तरीके का ऑरा रिलीज होते हुए देख डीन भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका था। बाद में हमें दिखाया जाता है कि इंस्ट्रक्टर को तरफ सीन जाता है, जहाँ पर इंस्ट्रक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, जिसकी वजह से वो अपने सामने इतनी ज़्यादा टेंटिकल से बंधा होने के बावजूद उसको आसानी से तोड़ देता है और चिल्लाते हुए येफेंग की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका था। इंस्ट्रक्टर और येफेंग के बीच में डीन आ जाते हैं। बाद में वो कहते हैं कि बस इतना काफ़ी है यहाँ पर टेस्ट के लिए। बाद में वो कहते हैं कि लिनफेंग, तुमने यहाँ पर साबित कर दिया है कि तुम यहाँ पर क्वालिफाई हो, कि तुम यहाँ पर एकेडमी में दाखिल हो सको। हालांकि यहाँ पर नेचर टाइप के प्रोफेशन वाले यूथ के क्षेत्र में रोटेशन पे हैं। फिलहाल आपको सिखाने वाला एकेडमी में कोई भी नहीं है। तभी येफेंग डीन से सवाल पूछता है कि मेरे एकेडमी में मिलने वाले रिसोर्सेज का क्या होगा। तभी डीन भी कहता है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एकेडमी में इंस्ट्रक्टर हो या फिर नहीं हो, लेकिन स्टूडेंट्स को रिसोर्सेज पूरी तरीके से दिए जाते हैं। इसके अलावा तुम एकेडमी से कुछ भी मांग सकते हो, क्योंकि इस एकेडमी के टेस्ट में तुमने यहाँ पर टॉप किया है। तभी येफेंग डीन की बातें सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका था। वो कहता है क्या मुझे आज़ादी मिलेंगी, बाद में वो मुझे कल्टीवेशन रिसोर्सेज भी देंगे, ये तो वो स्वर्ग है। तभी वो कहता है कि तो मुझे एक फार्मलैंड चाहिए जहाँ पर मैं अपनी खेती कर सकूं। तभी येफेंग की बातें सुनने के बाद डीन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपनी बुद्धि से शक्ल बना लेता है। बाद में वो येफेंग से कहता है कि क्या सिर्फ तुम्हें एक फार्मलैंड चाहिए, तुम्हें कोई भी ज़्यादा प्रीशियस रिसोर्सेज नहीं चाहिए, कल्टीवेशन मैनुअल नहीं चाहिए, टॉप टायर का आइटम नहीं चाहिए, बस एक फार्मलैंड चाहिए। येफेंग उनको समझाते हुए कहता है कि ये बिल्कुल सही कहा है मैंने, मेरा ऑक्यूपेशन ही इस तरीके का है कि मैं एक स्पिरिट फार्म लॉर्ड हूँ, और मेरे पास कोई फार्म ही नहीं होगा तो फिर मैं लॉर्ड किस तरीके का बनूंगा। आप क्या इस बारे में एग्री नहीं करते? येफेंग की बातें सुनने के बाद कहता है यस फाइन, तुम जो भी चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा। शहर के पश्चिम लंबे समय से वहाँ पश्चिम क्षेत्र में वहाँ पर एक ज़मीन पड़ी है, उसको तुम ले सकते हो। यदि आपको कोई और भी चीज़ें कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता सकते हैं। येफेंग उनकी बातें सुनने के बाद कहता है आपका धन्यवाद है डायरेक्टर।
तभी डायरेक्टर येफेंग को सलाह देते हुए कहते हैं कि ऑलराइट, तो तुमने यहाँ पर अपना काम कंप्लीट कर लिया है, इसलिए तुम जाकर आराम करो, बाद में दूसरा काम करना। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर येफेंग की सारी डिटेल वहाँ पर रखी होती है। वो प्रिंसिपल की ऑफिस थी, वहाँ पर प्रिंसिपल बैठा था और वो अपने येफेंग की सारी डिटेल देख रहा था। वो कहता है कि स्पिरिट फार्म लॉर्ड ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑक्यूपेशन है। तभी वहाँ पर पिंक हेयर वाली इंस्ट्रक्टर आती है जो कि प्रिंसिपल से कहती है, प्रिंसिपल मुझे आपसे एक जरूरी मामले के बारे में रिपोर्ट देनी है। प्रिंसिपल कहता है वो क्या है। तभी वो इंस्ट्रक्टर हमारे प्रिंसिपल को वो लेटर देती है। बाद में वो जानकारी देती है कि हमारे मेंबर इन्वेस्टिगेटर हे जियाओ को ढूंढ रहे थे, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर टूका जो कि हमारे हेड इंस्ट्रक्टर थे उनकी लाश मिली है। टूका काफ़ी टाइम से वो उस केस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्टडी कर रहे थे, वो इनकी तक पहुँचना चाहते थे। तभी वो इंस्ट्रक्टर हमारे प्रिंसिपल से कहते हैं कि टूका की बॉडी ऑडिटोरियम से ज़्यादा दूर नहीं है, हमें शक है कि कोई नेक्रोमेंसर प्रभावित व्यक्ति एकेडमी में घुस चुका है। इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पर अपडेटेड हो चुकी है। हमें आगे के चैप्टर आएंगे तब पता चलेगा कि टूका को किसने मारा। हमारे येफेंग ने तो वहाँ पर उसको बांधने के बाद चला गया था, अब हमें पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।